तुम्हें बच के रहना है इससे, ठीक है? कभी भी गिर सकता है। नहीं पढ़नी चाहिए एक बार। इतनी मेहनत करवानी तो नहीं चाहिए इसको। हेलो एवरीवन, सबको बात आ रही है? ऑनलाइन वाले बता दो जल्दी से। ओके, स्क्रीन शेयर भी कर देते हैं, वो भी कंफर्म कर दो। स्क्रीन क्लियर है? चलो, और कोई है क्या जो नहीं आया? बहुत टाइम लगा था, तो 5 कर देते। अब नहीं मिलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, कौन से मैम को चाहिए? एनी मैम को बोले, बोलते हैं एनी मैम को बोल, सौरभ सर ने लगा लिया, वो दे ही नहीं। यार बहुत मुश्किल से डांट पड़ती है। थोड़ी सी थाले भाई के लिए ना, तेरे लिए हम भी तो डांट मारता। कितनी बार से डांट खा चुका हूं। बोलना है नहीं मैम को, मैम सर ने क्लास स्टार्ट कर दी, तो मना कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे मना कर रहे हैं। नहीं बोल, क्या हो गया? इतना तो तू मैनेज कर लेगा यार, तो टोपी लुभाना सीख गया चलो। स्टेक होल्डर्स के लिए कौन याद आएगा हमें? स्टेक होल्डर के लिए कौन आया था याद? बंदा कौन था?
स्टेक होल्डर से कौन याद आना चाहिए? मेंडलोस। मेंडलोस ने मैट्रिक्स दिया जिसमें उसने स्टेक होल्डर्स को कैसे डिराइव करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो करना सिखाया था। यस। कौन कौन से की कंपोनेंट्स है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के? जल्दी जल्दी गो बैक टू द नंबर पेज, पहला नंबर पेज, ये नीचे लिखा हुआ है। रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज और कोर कॉम्पिटेंसीज। ये मेरे को क्या चाहिए? मेरे की कंपोनेंट्स है। किसके की कंपोनेंट्स है ये? इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को जब मुझे स्ट्रेटेजिकली इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो तीन कंपोनेंट्स मेन आते हैं निकल के। कौन कौन से? कि मेरे रिसोर्सेज क्या होंगे, मतलब उसके अंदर मेरे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की बात करूंगा, फिर मेरी कैपेबिलिटीज क्या होंगी, और लास्ट में मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या होंगी। कोर कॉम्पिटेंसी के लिए क्या हमने नीचे ये पढ़ रहे थे, जो कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी के लिए था? क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी के लिए था या नहीं था? यस नो, जल्दी से। कोर कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक ड्राइवर हेल्प करते हैं? यस नो? यस, पढ़ा था ना हमने। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, सारी की सारी फोर्सेस क्या शेप कर रही है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, रिसोर्स कैसे एलोकेट करने हैं, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव पोस्चर एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। यही पढ़ा था। तुम तो डरते क्यों? तुम्हें आता होता है ये बताओ पहले। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? पहले मुझे इतना समझा दो बस। चार टॉपिक्स पढ़े थे मैंने। क्या बोला? हर चीज के एंड में क्या क्या हर कोई टॉपिक क्या अचीव करवाना चाह रहा है? कोर कॉम्पिटेंसी। उसका काम ही है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आना। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब भी क्या होता है कि जिस कौन सा आपका एरिया है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होना चाहिए, आपका कोर एरिया। क्या आप बोल सकते हो कि भाई ये तो मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता मार्केट में मेरे से बेटर? तो वो वाली कहानी के लिए क्या है, वो स्ट्रेटेजी ड्राइवर्स उसी को उसी के लिए हम करेंगे स्ट्रेटेजी ड्राइवर, और किस लिए पढ़ेंगे हम? तो कौन कौन से की कंपोनेंट्स हो गए हमारे? रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज और कोर कॉम्पिटेंसी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होती है? ये किसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है? तुम्हें पेपर में यही नहीं पता होगा कि वो किस चीज के लिए है क्वेश्चन, तो कुछ भी आंसर लिख दोगे। स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स अगर हम कर पाएंगे, स्टेक होल्डर्स क्या कर सकते हैं, कैसे सिग्निफिकेंस इन परफॉर्मेंस, किस तरीके से परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, रिसोर्स कैसे अलाइन करने हैं और हमारे गोल के लिए हमें अलाइन कर सकते हैं। अगर ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट से अगर एक नीचे की तरफ पूरी की पूरी कहानी जाती है कि आप लोगों को इस चीज पे काम करना है, गोल दिया जाता है, तो क्या सारे उस अलाइनमेंट की तरफ शुरू हो जाएंगे काम करने? यस और नो? अगर मेरा बिजनेस लेवल, जो मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो किसी गोल को बताता है और नीचे बोलता है, किसके नीचे बिजनेस लेवल वालों को, फंक्शन लेवल वालों को बोल दे कि भाई पहले, सबसे पहले आज का एजेंडा है, हमने अगले मार्च 31 मार्च 2026 तक ये अचीव करना है, एक गोल उसने सेट कर दिया, तो क्या एवरीबडी हैज टू फॉलो दैट पार्ट? करना पड़ेगा ना फॉलो। तो गोल अलाइनमेंट करने में भी वो टॉप लेवल शेयर होल्डर का काम आता है। रिसोर्स कहाँ पे अलाइन होने चाहिए, वो बताते हैं कि इस टाइम पे बिजनेस ही सबसे बड़ी नीड है प्रॉफिट कमाना, बाकी वैल्यू वैल्यू को छोड़ दो, मास प्रोडक्शन करो ताकि हमारी कॉस्ट कम हो। अगर वो ऐसा कुछ सेट कर देंगे, गोल अलाइन कर दिया, रिसोर्स उसको अलाइन कर दिए, कंपिटिटिव एडवांटेज क्या, पैसा कमाना, और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग उन्होंने ले लिया, सोचते हुए कुछ सोच के ऐसा डिसीजन लिया होगा कि हमें सिर्फ अभी पैसे फोकस करना है अगले 6 महीने। तो ये सारे के सारे कौन डिसीजन लेते हैं? स्टेक होल्डर्स। क्या स्टेक होल्डर्स में तीन लोग की तीन पार्टी आती हैं? कौन कौन सी? इंडिविजुअल्स, ग्रुप और सिस्टम। ठीक है जी, स्टेक होल्डर आ गए, स्टेक होल्डर में आ गया। स्टेक होल्डर के लिए दो वर्ड्स कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट जो याद आते हैं? पावर एंड इंटरेस्ट। अगर स्टेक होल्डर आएगा कहीं से भी तो पावर एंड इंटरेस्ट साथ में लिख के ही आना है पेपर के अंदर, उसे मिस नहीं करना है। अब पावर एंड इंटरेस्ट किसके पास कितना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ा हमें? पेंडुलस लगाना पड़ा, ताकि पेंडुलस हमें बता दे किसकी पावर कितना, उसकी पावर, उस बेसिस पे हमने उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? हाई पावर हाई इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? नाम मेंडलोस ने की प्लेयर दिया है। हाई पावर हाई इंटरेस्ट हमने सीखा है क्योंकि वो मैट्रिक्स बता रहा था, तो आप लोगों ने जब नाम लिख के आने तो वही लिख के आने जो मेंडलोस ने बताए हैं। पहले नंबर पे जिसके हाई पावर होगा, हाई इंटरेस्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे? की प्लेयर्स। की प्लेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है उनको? मैनेज क्लोजली, मतलब उन्हें फुल्ली एंगेज रखना है कि भाई तुम डिसीजन मेकिंग पे फोकस करो, जो तुम करने को कहोगे नीचे वाले लोग तैयार है करने के लिए। तो ये कौन कौन से लोग होते हैं एग्जांपल्स?
शेयर होल्डर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और की इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद दूसरे वाले कौन से लोग आगे? पहले शुरू करेंगे हम अपना आंसर कहां से? दूसरे वाले कौन से जिनकी पहले हाई पावर हाई इंटरेस्ट, अब हाई पावर लो इंटरेस्ट। कौन से होंगे वो? जो कीप सेटिस्फाइड, जिनको सेटिस्फाइड रखना जरूरी है। सेटिस्फाइड किसको रखा जाता है? बैंक्स हो गए, जो रेगुलेटरी हमारे पे गवर्न कर रही है, रेगुलेटर्स हो गए, और की कस्टमर्स हो गए। 80-20 का रूल याद रखना है, पेरेटो यहाँ पे लग जाएगा, आएगा नहीं पेपर में क्योंकि तुम लोगों को है नहीं उसमें। फिर उसके बाद कौन आगे? जिनकी अब दो हाई पावर खत्म हो गई, अब लो पावर पे आते हैं। लो पावर के साथ क्या आ जाएगा? हाई इंटरेस्ट। ये कौन से लोग हो गए? जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, मेरे माइक्रो वाले लोग। मेरे माइक्रो वाले लोग कौन कौन से हो जाते हैं? एम्प्लॉय हो गए, वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। अगर कोई कंपनी ने लीगल एक्सपर्ट कर रखे, इंटर देखो लीगल एक्सपर्ट भी दो तरह के होते हैं, हमने ऑडिट में पढ़ा था। यस और नो? कहाँ पे पढ़ा था? कौन से ऐसे में पढ़ा था? यस, थोड़ी जल्दी बोलो। लिटिगेशन क्लेम में कौन सा वाला लीगल एक्सपर्ट पढ़ा था? मुझे समझ आ जाएगी, मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हारा फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, तुम्हारा तो रेगुलर बैच चाहिए। जल्दी बताओ। दो लीगल एक्सपर्ट्स की बात होती है ऑडिट के अंदर। पहला, कंपनी का इंटरनल लीगल एक्सपर्ट। हमारा एक लीगल डिपार्टमेंट होगा कंपनी के अंदर, एक तो वहां बैठा है, उसने लॉ कर रखी होगी किसी अच्छे कॉलेज से, अपनी एडवोकेट प्रैक्टिस भी करता होगा, शायद एम्प्लॉय भी होगा। एक और लीगल एक्सपर्ट चाहिए होता है जिसे एक्सटर्नल बोलते हैं। दोनों कहाँ कहाँ आते हैं ऑडिट में? जल्दी। होता है जब हम कैलकुलेशन वगैरह चाहिए तो हम एक्सटर्नल वाले से ले सकते हैं। अंडरस्टैंडर्ड 505 505 इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में उसका यूज हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मुझे किसी चीज की लीगल कंफर्मेशन चाहिए एक्सटर्नली तो मैं उसे, लेकिन उसके लिए सेपरेट एक ऑडिट प्रोसीजर बनाया जिसमें उसको लिखा अंडर एसए 501, उसमें 3 थे, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेकंड वाला लिटिगेशन एंड क्लेम्स। क्या जो मेरा अंदर वाला काउंसिल बैठा है वो मेरे को उतनी इंफॉर्मेशन देगा जितनी मैनेजमेंट ने बताई होगी? मैनेजमेंट का लीगल डिपार्टमेंट है वो। अगर मैनेजमेंट ने बाहर बोल दिया सर हमारे पास सिर्फ 5 ही केस चल रहे हैं, उसको आंख मार देंगे, वही बोलेगा सर हाँ 5 ही चल रहे हैं। वो अंदर बैठा है, मुझे उसकी बात मानने लग गया तो हो गया काम। मुझे कंफर्मेशन चाहिए, मैं उसकी बात मानूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन मेरे को बोला गया कि मेरे को एडिशनली कुछ चेक करना है तो मैं कर सकता हूं। अगर मुझे उसकी बात पे उतना भरोसा नहीं हो रहा, मुझे किसी भी एरिया में मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे थोड़ा सा भी अगर उड़ गया मेरा यकीन कि यार नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ढंग से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे आपको लगेगा कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है। अगर वो कहीं पे भी आपको लग गया तो आप जो भी मैनेजमेंट आपसे इंफॉर्मेशन देगी उसमें ये भी लिखा हुआ है, इवन 505 भी फेल हो जाता है अगर आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट होता है। सोचो सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस जिसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मोस्ट रिलायबल, उसमें वर्ड लिखा हुआ है 505 के अंदर खुद ही, रेलेवेंट एंड मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या आप बैंक से डायरेक्टली पूछ लो कि इस बंदे का तेरे पास कितना पैसा खड़ा है, ये तो झूठ बोल सकता है मैंने बैंक से कितना देना है, बैंक तो नहीं झूठ बोलेगा, वो भी फेल हो जाएगा। ऐसे 200 में ही बोल दिया कि भाई वो भी फेल है। अगर तेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ जाए ना, तो मैनेजमेंट ने जिस बंदे के साथ, डेटर के साथ ट्रांजैक्शन कर रखी है और वो बोल रहा है मेरे को इस बंदे से सर हमने इसके 2-5 लाख देने हैं, एक हमारा डेटर खड़ा है एक हमारा क्रेडिटर खड़ा है, आप नहीं मानोगे इवन इफ यू हैव द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। भाई मुझे तेरी बातें भरोसा नहीं है, तेरी बातें भरोसा नहीं तो तेरे बंदे में भरोसा नहीं, क्या पता तूने डेटर को बोला हो रिलेटेड पार्टी हो तेरी कि भाई मेरा कैसे करती है इन्वेंट्री, रियल केस हमारी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री होती है, बिकी नहीं रही होती, हमें उसको सेल दिखानी होती है, मैनेजमेंट बोलती है 31 मार्च से पहले 27 मार्च को किसी पार्टी को पकड़ो, उसे बोलो भाई ये इन्वेंट्री में तेरे नाम पे चढ़ा रहा हूँ सेल, तेरे नाम पे बिल काट रहा हूँ इतने का, वो कहता है काट दे भाई कोई दिक्कत नहीं है। वो तेरे से पूछेगा, ऑडिटर आएगा तेरे से पूछेगा कि आपने 5 लाख की इन्वेंट्री का बिल कटवाया था, वो हाँ बोल दियो, फिर उसको उसकी पेमेंट तो दिखाइए मेरे को कि तूने मुझे 5 लाख कही है, 3 लाख का एक सामान है, 2 लाख रुपए आप आपस में कर लेंगे। बहुत सिंपल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ, ये कहेंगे सर हमने तो 5 लाख की इन्वेंटरी दिखाई है, ये रहा इनवॉइस, मैं कहूंगा ठीक है मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा, मैं उससे पूछ सकता कहता सर बिल्कुल 5 लाख के लिए ये रहा इनवॉइस, ऑडिटर फंस गया, सबको चेक भी करा फिर भी पता था गलत है।
तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में ही आ जाता है। फिक्टिशियस, अगर आपको कहीं पे भी फिक्टिशियस एंट्रीज का डाउट आ रहा है, चाइना ने खेल खेला, चाइना एवरग्रांड कंपनी 2024 का केस, उसमें एक वीडियो बनाऊंगा, मूड कर रहा है। चाइना एवरग्रांड, वन ऑफ द रियल एस्टेट बिग लेजेंड, आपने यहाँ पे जीरकपुर से चंडीगढ़ की तरफ आओ, एसबीबी ग्रुप के बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे, सिंगला बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, देखिए ऐसे ही वहां पे चाइना एवरग्रांड लिमिटेड है, बहुत बड़े पोस्टर चाइना एवरग्रांड ग्रुप, आप देखो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सब उसकी, जैसे इमार की बिल्डिंग है दुबई में, ऐसी उसकी बिल्डिंग है चाइना में, पीडब्ल्यूसी उसका ऑडिटर है, 2022 का ऑडिट करा, बोला सब कुछ सही है, 2023 का ऑडिट करा, बोला सब कुछ सही है, मार्च 2024 आया, उस दिन 24 की रिपोर्ट साइन करी, उसकी एक टाइम पे वर्थ कंपनी की वैल्यूएशन वाज $300 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, $300 बिलियन की कंपनी थी वो। उसने फिक्टिशियस सेल्स दिखाई $79 बिलियन, 950 करोड़, कि हमारा सामान ऐसा बिक रहा है, हमारे फ्लैट ऐसे चढ़ रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स कोई खाली नहीं है, पैसा लगाओ। इन्वेस्टर्स ने दबा दबा के, लिस्टेड कंपनी दबा दबा के पैसा डाला उसके अंदर, दबा दबा के पैसा डाला, इतनी बढ़िया ग्रोथ मेकिंग कंपनी। ऑडिटर साइन करता है, आप पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर हो, 15 साल के अपने टेन्योर पूरा करके, यू आर द डायरेक्टर, नाउ यू गेट द कंपनी फॉर टू ऑडिट फॉर $300 बिलियन, मतलब उससे एक पैसा आएगा, जिंदगी बन जाएगी जितनी तुम्हारी फीस होगी। यू वर ऑल सेट, आपने ऑडिट करके तैयार हो, ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देने के लिए, रेगुलेटर्स को भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है इस कंपनी में। पूरा रियल एस्टेट 20% से बढ़ रहा है, तो ये कंपनी 60% से कैसे बढ़ सकती है मार्केट? थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है और फिक्टिशियस सेल्स पकड़ी जाती है। आप सुबह उठते हो, आपको लगता होगा कि ग्रुप में मैं आप देखूंगा मैसेज आए होंगे पीडब्ल्यूसी के, अरे मिस्टर दिस, व्हाट हैव यू डन मैन, इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर दिया, खत्म भी कर दिया, इट्स वेरी बिग हेफ्टी टास्क टू ऑडिट $300 बिलियन कंपनी, कितना कुछ चेक करना पड़ा होगा सोचो। और सुबह मैसेज क्या आ रहे होते हैं, वो कहते सर न्यूज पढ़ो, न्यूज देखो, न्यूज देखो, पूरी न्यूज में हर जगह पे चल रहा है, हु इज द ऑडिटर, लोगों में चहल पहल मची हुई, वो बंदा दे दो जिसने 2 साल इस कंपनी का ऑडिट किया था, लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, सबसे बड़ी, एक दिन में $300 बिलियन की कंपनी जीरो हो गई, आज रात से कल सुबह में खत्म, लोगों के $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट खत्म, जीरो, शेयर गिरा टप, जीरो। इन कंधों के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कल लेके चलने वाले हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है यहां बैठे हुए, जस्ट बिकॉज यू टेल कि उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और इस पे तुमने वो जो सिग्नेचर मारे थे ना, उस वजह से वो लोगों ने उतना पैसा उस कंपनी के अंदर डाला था। तुम्हें यही नहीं पता 500 और 501 कौन सा स्टैंडर्ड है, तुम तो एवं मारोगे अरे यार पता नहीं कौन सा होगा, पकड़ बैलेंस शीट ये ऑडिट, यू डोंट नो कि तुम क्या करने वाले हो कल, अगर तुम्हें ऑडिट अच्छे से नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट इज ऑडिट। यू नेवर नो कि तुम्हारे कंधों पे, तुम सोचो कितने मिलियन इन्वेस्टर्स जस्ट पुट देयर मनी इनटू दैट, जस्ट बिकॉज यू टोल्ड देम कि हाँ भाई ये बैलेंस शीट झूठ नहीं बोल रही है। फाइनेंशियल में मांगते क्या हो भाई, फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटमेंट दिखा, ऑडिटेड दिखा, ये रही ऑडिटेड भाई, वो कहेगा ये तेरे सामने है, पूरा का पूरा सही है, फाइनेंशियल बिल्कुल सही है, ग्रोथ हो रही है कंपनी में, मैंने चेक करा है सब कुछ। उसने इंटरनल कंट्रोल्स नहीं चेक करे थे, उसने सही टाइम पे सही क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, सिग्निफिकेंट रिस्क के एरियाज नहीं चेक करे, वो बंदा 315 और 200 का स्टैंडर्ड लगाना भूल गया। नाउ थिंक अबाउट इट, ईदर थिंक अबाउट एज एन ऑडिटर, थिंक अबाउट एज एन इन्वेस्टर। तुमने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस कंपनी में लगा दी थी, एंड नाउ यू आर जीरो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडिट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर। लोगों को लगता है हम तो फाइनेंशियल नंबर को ऑडिट करके आ जाते हैं, नहीं भाई, वी वाउच कि तुम जो भी करोगे इस कंपनी को लेकर, पीछे ऑडिटर खड़ा है, टेंशन ना लो, ये कंपनी झूठ बोलेगी, मैं खड़ा हूं बताने के लिए। सबसे पहले मेरा एडवर्स रिमार्क आएगा, यूं पढ़ना और छोड़ देना कंपनी। अगर वो 2022 में बता देता, 2023 में बता देता, तो 2 साल में लोगों के पैसे बच जाते। पीडब्ल्यूसी के ऊपर
$3,000 बिलियन की उनकी वो थी, 500 करोड़ का फाइन था, 500 CR वॉज फाइंड। 6 महीने के लिए पीडब्ल्यूसी को बोला गया, चाइना में एक भी ऑडिट किया ना तुम लोगों ने तो देख ले, सारे ऑडिट कैंसिल। 12 सबसे बड़ी कंपनीज चाइना की पीडब्ल्यूसी के पास थी, सबने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। गो एंड रीड दैट केस, तुम्हें पता चलेगा ऑडिट की वैल्यू क्यों बनने वाले हो तुम, तुम्हें ये समझ आ जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। यही तुमने करना है कल, नहीं होगी 500 करोड़ की 50 लाख की कंपनी भी हुई। यू कैन नॉट साइन इट लाइक दिस, योर साइन हैज वैल्यू, अ लॉट ऑफ वैल्यू। ध्यान रखना मेरी बात को, एवं ऑडिट नहीं बढ़ाता मैं। चलो 501 के अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर से कहा जाता है कि भाई मेरे को इस बंदे पे भरोसा नहीं है, तू मेरे को एक ऐसी लिस्ट निकाल के देगा जिसमें इस कंपनी के जितने भी केस हैं उसकी सारी लिस्ट चाहिए। कोई केस लगा है, कोई केस हो सकता है, किसी में प्रोविजन क्रिएट हुई है, किसी का फैसला आना है, किसी का फैसला आ चुका है, मुझे नहीं लेना देना। आई वांट द एंटायर लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो इस कंपनी के ऊपर चल रहे हैं। इसके लिए मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाले बंदे की जरूरत पड़ती है, जिसे मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बोलता हूं, ELC, जो मुझे 501 में प्रावधान दिया है कि आपको 501 में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, जो आपने नॉर्मल प्रोसीजर तो आपके 300 में लिखे हैं, रैप और फैप, अगर उसके अलावा आपने जाना तो 501 में जाके लिटिगेशन एंड क्लेम में जाके उसने एक अपना प्रोसीजर बताया। अगर आपको और फर्दर चेकिंग करनी है तो प्लीज गो एंड रीड 501। अगर आपका बेसिक से काम चलता है तो इंटरनल लीगल काउंसिल से काम चल रहा है तो वो मेरे इंटरनल कंट्रोल में आएगा। वो इंटरनल कंट्रोल है जो बैठा है अंदर लीगल काउंसिल, लीगल चीजों को हैंडल करने के लिए वो कंट्रोल बना रखेगा कि भाई तू देखेगा लीगल चीजें। तो जब मैं 315 के अंदर रैप लगा रहा हूँ, इंटरनल कंट्रोल वाला रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तब मैं लोकल काउंसिल से बात करता हूं। ये मेरा अभी का है रास्ता, कंपनी में घुसा, लीगल काउंसिल मिला, पूछ लिया भाई क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, लीगली कोई इशू तो नहीं है, सर एक दो केस है छोटे छोटे हो जाएंगे हैंडल, बस। जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जाता हूं वहां फंस तो मेरे को लगता है यार ये तो झूठ बोल रहे, कुछ तो लग रहा है, इतने ज्यादा केसेस ने, क्योंकि मेरे को जो मैंने लीगल एक्सपेंस का अकाउंट देखा वहां से हेफ्टी अमाउंट्स डेबिट हो रही थी। इस वाले बंदे को गई 50 लाख, इस वाले बंदे को गई 20 लाख, इस वाले उसको गई 30 लाख, उसको गई 40 लाख। तुम समझ रहे हो? जब मैंने अकाउंट देखा मुझे इस बंदे की ये कह रहा 2 केस चल रहे हैं यहाँ पे, लीगल एक्सपेंस में से सारा मतलब कंपनी का प्रॉफिट ही खत्म हो जा रहा है, कहां जा रहा है ये पैसा? तब समझ आ जाती है कि ये तो नहीं कुछ सही बता रहा। एंड देन मुझे लगता है फैब के टाइम पे यार अब क्या करूं, 315 तो फेल हो गया। जब कुछ नहीं होता तो मदद करने के लिए कौन सी सीरीज आती है? 500 की, दैट्स एन हेल्पिंग सीरीज। फिर उसमें मैं जाके ढूंढता हूँ कहां लिखा लिटिगेशन एंड क्लेम, तो याद आता है 500 का सेकंड वाला। फिर वहां जाके पढ़ता हूँ, सीए क्या करता है, सीए हमेशा पढ़ता रहता है, खोलता है 500 गूगल पे, 501 में जाएगा, पढ़ेगा लिटिगेशन क्लेम में क्या क्या, अच्छा 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 ये प्रोसीजर है, इससे ऐसे बात करनी है, इसको ऐसे ले। वहां लिखा हुआ है कि आप लेटर डायरेक्टली नहीं भेजोगे, आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई तेरा काउंसिल है, तेरा काउंसिल तेरी बात मानेगा, तू ड्राफ्ट करेगा, मैं चेक करूंगा और फिर जाएगी, क्योंकि मुझे जो पूछना होगा उतने लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं पता, तो पहले मेरे से दिखा। ड्राफ्टेड बाय मैनेजमेंट, वॉज बाय ऑडिटर, सेंड इट टू ELC, और उसमें मेरे क्वेश्चन होते हैं, सर आप अपनी लिस्ट ले आना, और थोड़ा टाइम दे सकते हो मिलने का तो बहुत अच्छा होगा, मिलके आपस में बातचीत कर लेंगे, क्योंकि वो अपने लॉ में फंसा हुआ है कि सर मैं आपसे केस का बहुत कुछ नहीं बता सकता हूं, मैं अपनी रेगुलेशन से बाउंड हूं, आई कैन नॉट शेयर, मेरे क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का वो आ जाता है, क्लॉज आ जाता है। तो सर मैं वहां पे थोड़ा फंसा हूं, तो मैं कहता हूं मुझे तेरे से केस की डिटेल्स नहीं चाहिए, ऑल आई नीड नंबर ऑफ केसेस, जस्ट आई वांट टू नो कि मैनेजमेंट ने मुझे 2 केस बोले, क्या 2 ही है या तेरे पास ज्यादा है, तो कहेगा नहीं नहीं सर 20 केस लगे हुए कंपनी पे आपके। अब मेरा इंटरनल ऑडिटर को पकड़ूंगा, आजा काका तो ये 2 या 20 18 के हिसाब दे, जो रिटर्न में मैंने लिखना होगा और जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा वो तो अलग ही है, समझे? पता नहीं क्या समझे वो। वर्क ऑन ऑडिट गाइस, वी आर नॉट गुड एट इट, ये हमें पता है, तो पता है तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये चीजें पेपर के अंदर ऐसे क्लिक नहीं होने वाली हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन बन के आएगा, और जब क्वेश्चन बन के आते हैं किसी चीज को तो उसको क्लिक करना, जब तक इंटरलिंकिंग स्ट्रांग नहीं होगी यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है? चलिए, कीप इन्फॉर्म्ड हमने पढ़ा, कीप इन्फॉर्म्ड में क्या था, कीप इन्फॉर्म्ड में क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट रेगुलरली, और लास्ट में क्या आता है, लो पावर लो इंटरेस्ट, उसका मतलब
लो पावर लो इंटरेस्ट, वापस लो पावर लो इंटरेस्ट, लो प्रायोरिटी होगी तो क्या होएगा, सिर्फ मॉनिटर करने उनको, कोई बाहर का बंदा क्या बोल रहा है, किसी ने क्या बोला, क्या न्यूज चल रही है हमारे बारे में, ये सारी चीजें हमारे लिए लो पावर होती है। पर हमें इसको क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि कभी भी जरूरत पड़े हमारे स्टेप इन करने की तो हमें पता हो कहां स्टेप इन करना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा था, मेन नहीं पढ़े थे। की ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर्स कितने तरीके के होते हैं? मेन 3। कौन कौन से की ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइवर्स हैं? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी किसने दी थी हमारे को? पोर्टर ने। कौन कौन सी दी थी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। उसके बाद सेकंड कौन सा आता है? इंटरनल कैपेबिलिटीज में क्या लगता है? पहले हम क्या जानते हैं? इंटरनल कैपेबिलिटी का मतलब मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेसेस के बारे में जानना मेरा काम है। उसके बाद उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ब्रायो एनालिसिस। ब्रायो मुझे बता देता है निकाल के क्या है ब्रायो का फुल फॉर्म, क्या है? किसी को पता है? जैसा आपने बताई, बोलो बोलो। हाँ, बुक तो तुम्हारे पास है नहीं ना, जैसे। उसके बाद तीसरा क्या आता है? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस का मतलब जो मैंने बताया था, हम लॉजिस्टिक्स तक खड़े हैं, आउटबाउंड तक, उसके बाद की सारी कहानी, मतलब सप्लाई चेन, मतलब बोलो यार, कल पढ़ा है। रिटेंशन पावर एक 24 घंटे की तो रखो कम से कम। ऑपरेशनल एक्सीलेंस का मतलब क्या था? पूरा ऑपरेशन एनालिसिस, जहां से मेरा वैल्यू चेन शुरू होता है, उसमें ऑपरेशन से लेके बाकी का सारा काम का सारा काम, ये भी मेरा क्या है? की ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइवर है, कि मुझे वो भी तो देखना है कि मुझे वो कैसे करना है। तो 3 काम करने हैं। प्रोडक्ट के बारे में सोचूंगा तो कॉस्ट लीडरशिप बननी है, डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट लेके आना है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करना है। दूसरा, जब मैं वो करूंगा तो देखना पड़ेगा, वो डिसीजन लेने के लिए पहले मुझे अपनी यूनिक स्ट्रेंथ वगैरह देखनी पड़ेगी, भाई किस कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है। क्या मेरी स्ट्रेंथ ऐसी है कि मैं कुछ नया बना रहा हूं तो डिफरेंशिएशन नहीं है मेरी स्ट्रेंथ नया बनाने की, मेरे पे कोई आइडियाज नहीं आते भाई, मैं बिना आइडियाज वाला बनता हूँ, जो अच्छा मार्केट में चल रहा है वो उठाऊंगा, उसके जैसा कॉपी कर लूंगा। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया मेरी स्ट्रेंथ में कॉस्ट लीडरशिप और सस्ता करके बेच सकता हूँ। मेरे पास इतने अच्छे जुगाड़ है कि मैं कोई सप्लायर ढूंढूंगा जो सस्ता बनाएगा, फैक्ट्री लगा लूंगा बहुत बड़ी। तो इसका मतलब वो ऊपर वाले एरिया ने मुझे बताया कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बेसिस पे पता लगेगा कि मैं कॉस्ट लीडरशिप कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ या फोकस कर सकता हूँ। और उसके बाद जब मैंने डिसाइड कर लिया प्रोडक्ट क्या है, ये भी पता कर लिया मार्केट में कैसे उतरने वाला हूँ, एंड में क्या रह जाएगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करूंगा उसकी, ऑपरेशंस कैसे करने हैं और प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। ये मेरा क्या हो गया? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। क्या मुश्किल है इसमें? सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा? सबसे पहले क्या सोचूंगा? सबसे पहले क्या सोचूंगा? स्वॉट लगा के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखूंगा। देख ली, उसके बेसिस पे या तो मुझे ये समझ आ जाएगी कि मेरे, उसके बेसिस पे मुझे ये समझ आ जाएगी, यार ये बॉटम रख दो इसके साथ, उसको थोड़ा इस पे डाल दो बस। पहले मैंने क्या करा? आवाज आनी चाहिए मुझे अब। तुम्हारी आवाज, जिसकी आवाज बंद होगी ना वो दरवाजा खोल दूंगा मैं। चुपचाप चले जाना उठ के, मैं देखूंगा तुम्हें, तुम समझ जाना मेरी आवाज नहीं आई और चले जाना। ठीक है? सबसे पहले क्या देखूंगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस। अपनी स्ट्रेंथ जानने के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? मुझे ये पता चल जाएगा मैं कौन से एरिया में काम कर सकता हूँ। या तो मैं कॉस्ट लीडर बन सकता हूँ। कॉस्ट लीडर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, आप उसके लीडर कैसे बन सकते हो? बिल्कुल कॉस्ट कम करके सबसे सस्ता बेचने वाले बन जाओ। प्रोडक्ट मार्केट में है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सोप है, पता नहीं कितने ब्रांड का आता है, पर मैं सबसे सस्ता बेचता हूँ जी। कॉस्ट लीडर बन गया। दूसरा है डिफरेंशिएशन। मुझे लगेगा मेरे पास आइडिया ऐसा है जो मार्केट में है ही नहीं, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन होगी। और तीसरा, मेरे को ज्यादा लोगों को सामान नहीं देना, मुझे सिर्फ एक फोकस मार्केट में करना है, इस नीश के कस्टमर जो बंदे सिर्फ लग्जरी ही खरीदते हैं, मुझे उस लग्जरी सेगमेंट को हिट करना है, तो वो मेरा फोकस नीश एरिया हो गया। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिराइव कर लिया कि मेरे को पोर्टर की हेल्प से कि भाई कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। पोर्टर ने हेल्प कर दी आगे, पोर्टर ने हेल्प कर दी। उसके बाद अब जब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया मैं क्या बेचने वाला हूँ, कैसे बेचने वाला हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए? ऑपरेशंस कैसे होंगे मेरे। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया? ऑपरेशनल एक्सीलेंस की। मेरे पास वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, वहां से कस्टमर तक जो जाएगा, उसको मैं कैसे हैंडल करने वाला हूं। तो ये मेरे क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल के की ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइवर की। ड्राइवर्स क्या है, कैसे चलेगा बिजनेस। तो पहले मैं अपना स्वॉट लगाता हूं, फिर उसके बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी चूज करता हूं, और एंड में मैं अपना ऑपरेशनल एक्सीलेंस देख लेता हूं। तो नंबर 1 ये बनता है, नंबर 2, नंबर 3। यस और नो? यहां पे भी इसने ये चीज बोली थी,
परफॉर्मेंस असेसमेंट करने के लिए आप स्वॉट और वैल्यू चेन लगाते हो, ताकि तो स्वॉट और वैल्यू चेन लगा लियो, और ऊपर डिफरेंशिएशन की बेसिस पे आपको पता चल जाता है आप कुछ इनोवेटिव करने वाले यूनिक है आपके पास, तो आप डिफरेंशिएशन में चले जाओ, नहीं है तो कॉस्ट लीडर बन जाओ, सिंपल है। क्लियर? उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था कौन सा, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या थे, चार, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। ये चार फैक्टर्स के अंदर सारे टूल्स इसी चार फैक्टर्स के लिए लगते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स यहाँ लगेगा, उसके बाद कुछ भी होगा जो कस्टमर रिलेटेड होगा यहाँ लगेगा, तीसरा कुछ भी हमारे प्रोसेस से रिलेटेड होगा, ऑपरेशन से रिलेटेड होगा तो यहाँ लगा देंगे, और लर्निंग एंड ग्रोथ हमारे लिए एलएनडी। जब हम भी हमें कभी कुछ चेंज करना पड़ा, रिएक्टिव स्ट्रेटजी लेके आनी पड़ी, तो उसके लिए हमें जो जो चीजें चाहिए होगी वो हम एलएनजी में लगा लेंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ, बजा दिए हमने। चलो, अब आता है टॉपिक सर एक स्ट्रेटेजिक ड्राइवर के अंदर ही, कि हम इंडस्ट्री और मार्केट को कैसे देखते हैं। तो अब हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझेंगे कि मार्केट आपस में हम कैसे सेगमेंट रेडी करते हैं। जैसे मार्केट में बोला जाता है ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये छोटी सेगमेंट है, ये बड़ी सेगमेंट है, ये लग्जरी सेगमेंट है, ये अफोर्डेबल सेगमेंट है। घरों में बोला जाता है ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, ये लग्जरी हाउसिंग है, ये तो सिर्फ पेंटे हाउसिंग है, बोला जाता है ना। तो सेगमेंट्स को एक नाम दिया जाता है। अब वो सेगमेंट्स कैसे डिराइव की जाती है, कैसे पता चलता है कि अच्छा ये एक अपने आप में एक सेगमेंट खड़ी हो गई है। जैसे अब बात करें गाड़ियों की, तो एक लग्जरी गाड़ियों की अपनी सेगमेंट है जिसमें सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। फिर उसके बाद एक छोटी गाड़ियों की, जैसे हम बोलते हैं एसयूवीज की एक सेगमेंट है भाई, वो 15 से 20 के बीच में एक सेगमेंट आती है गाड़ियों की। फिर एक आता है 10 से नीचे वाली गाड़ियां, फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अलग सेगमेंट हो गई। तो ये सेगमेंट को हम कैसे चेक करते हैं, मार्केट के अंदर कैसे समझते हैं, वो समझाएगा। चलो, डिफाइनिंग इंडस्ट्री वर्सेस मार्केट, सिंपल है। इंडस्ट्री और मार्केट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? इंडस्ट्री क्या है? अ ग्रुप ऑफ फर्म्स विद सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती है जो सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का काम करती है। एनालिसिस इंक्लूड कंपटीटर स्ट्रक्चर्स, बैरियर्स टू एंट्री एंड सप्लायर पावर। तो अब इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाओगे तो इंडस्ट्री के अंदर आपको आपस में सेम तरह की फर्म मिलेंगी, तो कंपटीटर दिखेगा। यस, काफी सारे कंपटीटर्स हैं, सेम तरह का काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, तो कंपटीटर्स मिलेंगे। क्या बैरियर्स टू एंट्री होगा? अगर इतने लेवल के लोग खड़े हैं तो किसी और के लिए आना आसान होगा? नहीं होगा। तो बैरियर्स टू एंट्री मिलेगी, और सप्लायर की पावर का जोर चलता होगा। तो पोर्टर के तीन चीजें कहां पे यूज होती है इंडस्ट्री में, क्लियर लगती है? कौन कौन सी? पोर्टर का 5 फोर्सेस पढ़ा था। 5 फोर्सेस में से कौन कौन से तीन लग रहे हैं? कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर, बैरियर्स टू एंट्री और सप्लाई पावर। ये कहां पे लगते हैं? इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बाकी दो क्यों नहीं है? बाकी दो कौन से रह गए? बायर्स और थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। क्योंकि बहुत सारी फर्म्स एक ही जगह पे खड़ी हैं तो राइवलरी हो गई। दूसरा बैरियर्स टू एंट्री हो गया, तीसरा सप्लायर पावर हो गया। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, उसके ऊपर बात करी, सिमिलर प्रोडक्ट की बात करी है। तो सिमिलर प्रोडक्ट होगा तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट की बात करें तो सब्स्टिट्यूट बनेगा तो उसकी इंडस्ट्री अलग हो जाएगी। और दूसरा बायर, बायर के लिए तो ये डिस्कशन हो रही है कि इंडस्ट्री में बायर तो वो है जिसने सारा सामान खरीदना है आपसे, तो इसलिए वो दोनों फैक्टर्स कहां पे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि वो इंडस्ट्री समझा रहा है, मतलब वो सेलर साइड की इंडस्ट्री समझा रहा है, तो बायर आउट हो गया। और सिमिलर प्रोडक्ट के लिए समझा रहा है तो सब्स्टिट्यूट भी आउट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कौन कौन से तीन यूज हो रहे हैं? सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, बैरियर्स टू एंट्री एंड सप्लायर पावर। फिर सर मार्केट आती है। मार्केट कौन है? जो कस्टमर्स है, द कस्टमर्स एंड देयर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सीक टू सेटिस्फाई। तो बेसिकली सिंपल है कि इंडस्ट्री वो होती है जो मार्केट की नीड सेटिस्फाई करता है। करने के लिए वो बहुत सारी कंपटीटर्स हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर करते हैं। और मार्केट हो गया जो कस्टमर्स है जिनकी नीड को सेटिस्फाई होना होता है। तो ऊपर वाली बात अगर आप देखोगे तो दो डिफरेंशिएशन है। पहला सप्लाई साइड फोकस है इंडस्ट्री का, और नीचे वाली का डिमांड साइड फोकस है, इसलिए वो कस्टमर की बात कर रहा है। तो वहां पे आ जाता है कस्टमर की सेगमेंट, कस्टमर का बिहेवियर जो हमने ऊपर पढ़ा था, मॉडल, उनकी अनमीट नीड्स, ये सारे काम के लिए। तो मार्केट क्या बताती है मुझे, मैं एज एन इंडस्ट्री उस तो मार्केट क्या चल रही है भाई, तो मैं कहता हूँ कस्टमर की क्या प्रेफरेंस आ रही है, वो कहता है ये प्रेफरेंस आ रही है। फिर इंडस्ट्री क्या करती है, उस वाले सेम प्रोडक्ट को बनाती है, उसके अंदर कंपटीटर्स इकट्ठे हो जाएंगे, सप्लायर्स इकट्ठे हो जाएंगे कि हाँ भाई अब हमें इनकी नीड्स को क्या करना है, सर्व करना है। तो इंडस्ट्री और मार्केट क्लियर है। मार्केट इज ओनली फॉर कस्टमर्स, वो मेनली कस्टमर्स की बात है। हाँ, मार्केट से डिमांड आएगी कि यार इस प्रोडक्ट की जगह कोई और प्रोडक्ट, तो एक और इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी तो उसको सब्स्टिट्यूट बनाएगी। ठीक है, उसके अंदर अपना वो सिमिलर प्रोडक्ट हो जाएगा, उसके अंदर अपने सप्लायर्स हो जाएंगे, तो वो एक अनदर इंडस्ट्री हो जाती है जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की खड़ी हो सकती है। वो डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द बायर्स पे डिपेंड करती है। चलो, उसके बाद समझते हैं, पहले ये समझते हैं। चलो इसको कौन से समझें, इससे समझते हैं। तो इसकी बात करते हैं। अब अगर इसमें दो प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट, एक है उसका
प्राइस, ब्रेथ ऑफ प्रोडक्ट लाइन कैसी है और उसका क्या प्राइस है। तो अगर हम बात करें जिसका प्राइस हाई है और जिसकी प्रोडक्ट की जो ब्रेथ है वो कम है, मतलब कि कितनी ज्यादा उसमें प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट जो कम बनाता है, जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनाता है। तो प्रोडक्ट की अगर क्वांटिटी लो है और उसका प्राइस हाई है, उसमें देखो पर कौन बैठी है, फरारी। प्रोडक्ट अलग ही नीश लेवल पे प्राइस है उसका, ठीक है। सेगमेंट उनकी 2-3 सेगमेंट्स में गाड़ी आती है बस, ये और ये मॉडल मिलेगा जी, ठीक है, क्योंकि जो लेने वाले कुछ लोग मिलेंगे आपको जो पूरे के पूरे मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, दूसरा हमारा प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, प्रोडक्ट लाइन थोड़ी सी बढ़ गई, लो से थोड़ी सी हाई की तरफ जा रही है। अगर दोनों चीजें लो हैं, Hyundai किया, ये दोनों प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं, प्राइस भी ठीक है, नॉर्मल लो पे है, और हमारा ब्रेड लाइन भी क्या है, लो पे ही है। किया की ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, किया की भी कमी गाड़ी है। अगर आप किसी सुजुकी वगैरह से कंपेयर करो या मारुति से कंपेयर करोगे तो बहुत कम है उनकी सेगमेंट, ठीक है ना। अपना महिंद्रा से कंपेयर करो, बहुत कम है सेगमेंट, तो इनकी सेगमेंट थोड़ी सी कम है, तो इसलिए सेगमेंट प्रोडक्ट कम है, प्राइस भी कम है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, Hyundai और किया आ गई। सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। फिर आगे प्राइस भी ठीक है और प्रोडक्ट लाइन भी ठीक है, दोनों मिड में बैठे हैं, तो कौन है, मर्सिडीज, ऑडी। तेरे प्रोडक्ट्स और लाइन भी 60-70 लाख रुपए में गाड़ी आपको मिल जाती है, शुरुआत हो जाती है वहां से लेके जितनी मर्जी ऊपर तक ले लो। फिर लास्ट वाला कौन सा आ गया, लास्ट वाला कौन सा प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा, प्राइस मीडियम सा। कौन कौन सी है सारी, होंडा आ गई, टोयोटा आ गई, इन सबका प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट प्राइसेस भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर भी आती है ठीक ठाक रेंज में, और छोटी गाड़ी भी आ जाती है, यस और नो। तो ये अब पॉइंट आता है जो हम समझना चाह रहे हैं कि सर ये जो डेरिवेशन है ये डिराइव कैसे करी जाती है, ये सेगमेंट कैसे बनाए जाते हैं। अब इस सेगमेंट बनाने का एक तरीका है, चलो समझते हैं। आ जाओ, अब एग्जांपल से थोड़ा आइडिया लगाते हैं कैसे समझे इसको। एग्जांपल से तुम्हें थोड़ा बैठ गया होगा, इसको समझना आसान है। चलो, डिफाइनिंग ग्रुप्स एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सर कैसे डिफाइन किए जाते हैं इन ग्रुप्स को जो बनाए जाते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। Defining a strategic group, a cluster of rival firms within an industry that pursue similar competitive approaches and occupy comparable market positions. तो बेसिकली एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर सिमिलर कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स हैं। क्या गाड़ियां आपस में सारी कॉम्पिटिटिव थी, सारे ब्रांड्स लड़ रहे हैं, यस और नो। अरे आवाज से नहीं पता चलता मैं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे तो थोड़ा पॉजिटिव दिया करो कि हाँ हाँ सर, टेंशन ना लो। सारी गाड़ियां आपस में compete कर रही हैं, सारे ब्रांड्स compete कर रहे हैं, यस। तो क्या हो गया, अ क्लस्टर ऑफ राइवल फर्म्स, सारी की सारी गाड़ियों की फॉर्म एक राइवल फर्म होगी, एक इंडस्ट्री के अंदर है, कार इंडस्ट्री है बिल्कुल, दैट परस्यू सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस, इनके सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस है, सारी गाड़ियां बेचते हैं, एंड ऑक्यूपाई कंपेरेबल मार्केट पोजीशन, और उन्हें ऑक्यूपाई करनी है कंपेरेबल मार्केट पोजीशन पे बैठे रहना है कि भाई हमारी गाड़ी ही बिकती रहे। ऐसा नहीं है कि हमारी ही बिकेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। कस्टमर का टेस्ट है, किसी को कुछ लेना किसी को कुछ लेना, बट हमारी भी बिकती रहे, ये हमारे लिए एक मेन इंपॉर्टेंस है। They compete more directly with each other than the firms outside their group। तो मतलब उनका आपस में जो कंपटीशन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उनको पता है गाड़ी वाला गाड़ी लेगा, स्कूटर से वो कंपेयर करने लग जाएंगे, वो नीड ही अलग हो गई है। जिस बंदे को टू व्हीलर चाहिए वो टू व्हीलर, आप उसको टू व्हीलर से कंपेयर नहीं कर सकते कार को, ठीक है ना। तो वो नहीं, तो इसलिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, दे कंपीट मोर डायरेक्टली विद ईच अदर देन विद द फर्म्स आउटसाइड द ग्रुप। अगर कोई आउटसाइड द ग्रुप है या प्रोडक्ट आउटसाइड है, सेगमेंट आउटसाइड है, तो उनसे लेना देना नहीं है। हम एक ही सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट की बात करें, उसमें बहुत सारी राइवल फर्म्स है, उसकी बात करें। तो वो जब इंडस्ट्री बनती है तो उसको कैसे डिराइव किया जाता है। अब आता है की डायमेंशंस क्या ग्रुप करने के फर्म्स को, तो इन सारे बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, फर्म्स को डिराइव क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। पहला, प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ, अगर आप प्रोडक्ट लाइन की नैरो है या फिर वाइड एरिया ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे हमने पढ़ा फरारी नैरो थी, टोयोटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो पहले नंबर पे हो गया प्रोडक्ट के बेसिस पे, किसी के प्रोडक्ट कम होंगे किसी के प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। दूसरा, प्राइस या क्वालिटी के बेसिस पे, कोई होगा जो प्रीमियम ही देता है, कोई होगा जो प्रीमियम नहीं देता, दोनों देता है, थोड़ा सा मिड भी लेना चाहते हो मिड ले लो, प्रीमियम ले तो प्रीमियम ले लो। कोई होगा जो कहता है भाई मैं प्रीमियम पे नहीं खेलता, मैं क्वांटिटी पे खेलता हूँ, क्वालिटी पे नहीं खेलता ज्यादा, तो वो कौन सा हो गया, जो बजट में ऑफर करता है, यस और नो। तो तेरे प्रोडक्ट गाड़ी जो हमारी वो बनी थी नैनो, तो दैट वाज मोर ऑफ अ लो प्रोजेक्ट, बिल्कुल ही बजटेड लो गाड़ी के लिए थी, ठीक है। उसमें कुछ उन्होंने प्रीमियम ऑफरिंग्स नहीं करी थी, तो वो क्या थी, बजट ऑफरिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब कुछ आते हैं जो बोलते हैं डायरेक्ट सेल करते हैं, और कुछ आएंगे जो बोलेंगे भाई हमारा तो ऑनलाइन ही काम है, सिर्फ ई कॉमर्स का, हमारा कोई स्टोर नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। आजकल बैंकिंग सर्विसेज वालों ने भी यही कर दिया। बड़े बड़े बैंक्स की आप पे जाओगे ना, अगर आप अकाउंट वगैरह खुलवाने या आपके ऑफिस में आते हैं, फेडरल बैंक की बात करता हूँ, इट्स वन ऑफ द बैंक्स जो ये सर्विसेज देता है, वेरी गुड बैंक। दिक्कत ये है उसकी कि वो 15 लाख से कम का अकाउंट नहीं खोलता। तो 15 लाख रुपए मतलब आप म्यूचुअल फंड्स हो या कुछ भी हो या आपका कुछ अमाउंट आता हो, आपको उतने डिपॉजिट वहां पे रखना पड़ता है, तब वो आपको मतलब वैसे लेवल का अकाउंट देता है जिसके लिए फेडरल चूज करोगे, वरना तो बहुत बैंकों में कुछ भी अकाउंट खुलवा लो, बट जो उसकी सर्विसेज है दोस हैव टू बी अटेन्ड एटलीस्ट विद सम ऑफ अ गुड अमाउंट।
तो हमारे ऑफिस में भी आते जब आते थे, तो उनका क्या है कि आपको उनके ऑफिस नहीं जाना पड़े, दे डोंट ऑफर एनीथिंग फ्रॉम द, जो उन्होंने ब्रांच खोल रखे हैं, हेड ऑफिस में 4-5 बंदे बैठे हैं बस, आपको कुछ भी चाहिए तो वो ऑनलाइन मिलेगा, आपको कोई कंप्लेंट है ऑनलाइन सर्व होगी, वो आपके पास आ जाएंगे विजिट करने, आपको चेकबुक चाहिए वो आपके घर के नीचे खड़ा होगा, आपको बस ऑर्डर करनी है, अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके नीचे पहुंच जाएगी, वट एवर यू नीड फ्रॉम देम यू विल गेट इट। एटीएम उनका है, अगर आपको एटीएम यूज करना है एटीएम यूज करो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो दे हैव कंप्लीटली बिकम जीरो लेवल ऑफ पेपर वर्क वाले वो बन गए हैं, तो उनका काम है सिंपल सिंपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डील करना। आपको एक बंदा अलॉट कर दिया आपका एफआरएम की बंदा, ये आपका ऐसा आरएम पूरा, आपको कुछ भी इश्यू आते है इस बंदे को कॉल करिए, एक बंदे के नीचे 50 लोगों का एक अकाउंट दे रहेगा कि भाई इसके कॉल आएगी, तूने रोज बैठ के लेनी है, जो भी डाउट आएगा समझना, किसी को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़वानी है, किसी की ट्रांजैक्शन होगी, किसी का क्रेडिट कार्ड खो गया, वटएवर XYZ जो भी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको जरूरत पड़ेगी उनकी तो वो आपके नीचे मिलेंगे, आपको आपके ऑफिस में मिलेंगे, आप अपने घर के एड्रेस दोगे तो घर के नीचे खड़े मिलेंगे। तो ये हो गया, तो वो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उन्होंने अपना बना लिया, कहता है यार उन लोगों को लगता है यार कौन बैंक जाएगा बार बार ही, अब SBI है बैंक ही जाना पड़ेगा, बुला के दिखा दो उसके एम्प्लॉय को अपने घर के नीचे, आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो वो डायरेक्ट सेल्स वाले लोग हैं, वो कहते हैं भाई अगर आपको काम है आप आ जाइए, हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस है। फेडरल बैंक में कहते हैं सर हम प्रीमियम लोग हैं, आपने हमारे पास 15 लाख रुपए तक रख रखे हैं, अभी भी आपको आना पड़े, सिंपल सी बात है। वहां पे आपने अकाउंट में रख रखे 5,000 रुपए, मिनिमम बैलेंस है 0, मिनिमम बैलेंस अकाउंट है ही नहीं, कुछ जीरो अकाउंट पे अकाउंट खुलवा सकते हो, वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट ही आपको अकाउंट खुलवाने के लिए वो कैटेगरी दे जाते हैं, मिनिमम 2 लाख की सैलरी तो होनी ही चाहिए कि वो अकाउंट में आ रही हो। जो मेरे पास आए थे कह रहे सर आपने म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसफर कर दो हमारे पास, मैंने कहा नहीं सर मेरा HDFC से बहुत पुराना नाता है, पहले मैं वहां से तुम्हारे पास ट्रांसफर करूं एक अकाउंट खुलवाने के लिए, दैट वाज बिग हसल टू मी। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ उन्होंने सिखाया, मेरे पास बैठ के 2 घंटे चटाई करके गए, क्योंकि मैं जब क्रिप्टो में कर रहा था तो मेरी ट्रांजेक्शंस यूके के थ्रू रूट होता था मनी, अब वो मैंने मुश्किल से ICICI बैंक को हाथ जोड़ के करवा रखा है सेटअप की सर ऐसे पास कर दिया करो, अब मैं पहले इनसे करवाऊंगी यार, दे वर रेडी, वो ये नहीं कह रहे थे जो वहां मिलता है हमारे पास नहीं मिलेगा, उनके पास बेस्ट मिलेगा आई नो, बट इट वाज हसल फॉर मी टू ट्रांसफर दैट एंड रूट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑनटू अनदर प्लेटफॉर्म। मेरी सैलरी मूव करना चाह रहे थे, म्यूचुअल फंड मूव करना चाह रहे थे, ये मूव करना चाह रहे थे, तो देवर गुड, बट द पॉइंट वाज मेरे पास उतना टाइम नहीं था उनको देने का कि मैं उनको दे सकूं, बट द पॉइंट वाज आई अंडरस्टैंड कि वो क्या लेवल अचीव करना चाह रहे हैं, उनका एक तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। हाँ दे माइट अंडरस्टैंड इंडियन मार्केट एंड दे रियलाइज कि हर कोई बंदा 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में छोड़ के नहीं जा सकता है, ठीक है ना, तो वो हो सकता है उस लेवल को जब कम करेंगे तो दे विल ग्रो मोर, ठीक है, तो वो उनका एक पर क्या पता वो उनका प्रोडक्ट लाइन ही वो उनका नीश ही वो है, वो फोकस इस पे करते हैं कि वही बंदा चाहिए जो है 15 लाख वाला। तो द पॉइंट वाज दैट, तो ये क्या है, ये हमने ग्रुपिंग फर्म्स है, वो ग्रुपिंग वो ऐसे ग्रुप में है जो ग्रुप यही करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, फेडरल बैंक हो गया, उनका कार्ड ही नहीं मिलता। अमेरिकन एक्सप्रेस की मैं अंबाला का एक बार मैं अंबाला से, तो मैंने कार्ड अप्लाई करना था, वो मेरी सिटी टायर 2 में नहीं मानता है, वो मेरे इनिशियल फॉर्म ही फेल हो गया मेरा, मैं अंबाला ढूंढ रहा हूँ वगैरह, अंबाला तो हमारी लिस्ट में ही नहीं है जी। मैं कहा भाई पर मेरे आधार कार्ड पे एड्रेस क्या है, मैं क्या करूं आधार कार्ड, अब मेरे को आधार कार्ड वहां का बनवाना पड़ा गुड़गांव का, क्योंकि मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड चाहिए था। तुम समझ रहे हो, तो उस वाली सोचो उस कंपनी की नीश मार्केट, उसका फोकस क्या है, वो कह रहा है ये लोग अप्लाई करेंगे, खरीदेगा कितने का सामान। मेरे अमेरिकन एक्सप्रेस पे 10,000 रुपए की तो मिनिमम फीस लग जाती है एक साल में, अगर आपने कार्ड यूज करा है, उसको हटाने के लिए को मिनिमम 20 लाख की ट्रांजेक्शन करनी है उस कार्ड से। अंबाला का बंदा 20 लाख की ट्रांजेक्शन करेगा मेरे कार्ड से, उन्होंने वो मार्केट से नहीं ले रखी, उन्होंने वो एरियाज ही नहीं पिच कर रखे, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वहां से कुछ आउटपुट निकल के आएगा, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं है, क्योंकि आप कार्ड ही नहीं लोगे, अगर आपको पता है 10,000 रुपए कार्ड के देने पड़े, कार्ड कौन सा लेते हैं जो फ्री होता है, फ्री कार्ड ही लेते हैं ना, या 500 रुपए होगी 550 600 रुपए होगी और वो वेव ऑफ मिल जाएगा, यूजुअली बंदा यही क्रेडिट कार्ड लेता है। अमेरिकन एक्सप्रेस को मिनिमम फीस है 10,000 रुपए, वो लगेगा ही लगेगा, और उस अदरवाइज आप इतनी अमाउंट स्पेंड कर लो वो माफ हो जाएगा उस साल के लिए, अगले साल करोगे फिर माफ हो जाएगा। उन्होंने ऐसा नहीं करा कि माफ नहीं होगा, बट उनकी लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज टू हाई। आप कॉर्पोरेट में चले जो लोग ये कह रहे हैं भाई मेरे को मेरे कार्ड में 2-4 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करनी, तेरा कुछ है, तेरा कुछ बड़ा आना है। अभी मैंने जब लैपटॉप लेना था मेरे 2-3 बैंक लोग भाई मेरे कार्ड से ले लियो, भाई मेरे कार्ड से ले लियो, मैं ना बाबा, तो क्योंकि उन लोगों को क्या करना है, उनको लिमिट पूरी करनी है, वरना 10,000 देने पड़ेंगे जस्ट टू यूज दैट कार्ड। तो द पॉइंट वाज कि वो इतना उनका जो मार्केट है वो इस लेवल पे बनी हुई है कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट लाइन और अपनी नीश मार्केट को, जिसका फोकस है, जो फोकस प्रिंसिपल दिया वो वोटर ने दिया था, ये लोग हुए जो फोकस पे काम करते हैं, उनको नहीं चाहिए बहुत ज्यादा जनता। फेडरल कहता है सर मुझे नहीं चाहिए, हमारे को कोई टारगेट नहीं दिया जाता कि हमें 20 क्लाइंट लेके आने हैं महीने के, 2 क्लाइंट भी ले आएंगे ना हम,
अच्छे 2 क्लाइंट, हमें पैसा भी अच्छा देते हैं लोग, हमारे को कट भी अच्छा मिलता है, मेरे सामने बैठ के बोल रहे थे, एंड दे वर हैप्पी व्हाट दे डू। वो कह रहे सर हमें ज्यादा, हम मिलते ही उन क्लास लोगों से हैं जिनके पास हमें पता है, जिनकी बात करके पूरी स्टेटमेंट वगैरह वो मंगाते हैं आपसे, अकाउंट आपका चेक करते हैं, हाँ इतनी अमाउंट आ रही है, इतनी सैलरी आ रही है, तब वो आपसे मीटिंग सेट करते हैं। अब आप किसी ऐसे बंदे से मिलोगे जो इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा रखते हैं, तो आपको पता है कि वो वेल एजुकेटेड मिलेगा और उसकी जरूरत पड़ रही है, कॉर्पोरेट का बंदा मिलेगा, समझेगा, समझाएगा, ना टाइम खोटी करेगा, ना करेगा, साफ बता देगा नहीं काम करना, बता देगा करना है। मैंने उसे उस दिन बोल दिया था मेरे से नहीं हो पाएगा, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बट अब मैं अभी नहीं कर पाऊंगा ये। तो ये चीज है, तो उनका वो प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी टेक वर्सेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अब कोई है जो कंपनी कहते हैं पूरी की पूरी फॉर्म को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम ही बना के देंगे, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी मेरे पास है। एक आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो कहते हैं सर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करते हैं, हम सीसीटीवी कैमरा लगवाने लगवा लो हमसे, लेकिन हम ये नहीं करते कि हर कंपनी में जाने का हम दे देंगे, ये भी अंदर दे देंगे, वो भी दे देंगे, वो नहीं सर हमारे पास। तो आपको अपने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपकी फॉर्म ग्रुप हो रखी है, यू आर हाईटेक और यू आर नॉन हाईटेक। फिर उसके बाद सर्विस लेवल, अब कोई होता है वो कहता है हाई टच सपोर्ट सर्विस लेवल दूंगा, कोई कहता है मैं सिर्फ सेल्फ सर्विस है जी, रेस्टोरेंट्स में ही है, तो काफी रेस्टोरेंट है तो सेल्फ सर्विस कहते हैं, सर आके लेके जाना पड़ेगा। कोई आता है आपके सामने यूं करके आपके पे डालेगा, बिठाएगा आपको, वो आपके सामने रखेगा, ऊपर से डालेगा, पूरा एकदम मजा दिखाएगा आपको, वो दिखाने दिखाने के ही पैसे ले लेता है आपसे। ऐसा है खुनाफा सर, अभी देखो ऐसे खुलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे फैलेगा, क्या देखो क्या लावा निकलेगा उसमें से। वो सिजलर वाले आते हैं, उड़ा रहे होते हैं धुआं साइड से, उसके पैसे है, वो फैन है, वो हाईटेक सपोर्ट है भाई, आपके पास आ रहा है, आपके टेबल पे लाइव आपको सब कुछ करके दे रहा है। दूसरा वाला सेल्फ सर्विस है, सर वहां पड़ा है, आप 15 मिनट हो गया, ऑर्डर उसी टेबल पे पड़ा है सर, ठंडा हो रहा है, हमें नहीं लेना देना, सेल्फ सर्विस लिखा हुआ है सर, पूरा उठा लो जाके काम। दैट डिराइव्स योर वैल्यू, ठीक है ना, हल्दीराम है सेल्फ सर्विस है, आप खड़े होते हो, छोटा वाला बिल देते हो, वो काट के आपको सामान दे देता है भाई, वो खड़ा वो पड़ा रहता है, वो बोल देता है 4 बारी बारी कि सर ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, टेबल पे नहीं आएगा। फिर ज्योग्राफिक स्कोप, अब आता है कि आपके आपके जो सेगमेंट है वो क्या ज्योग्राफिकली कितनी ड्राइव है, क्या आप सिर्फ लोकल मार्केट में डील करते हो, नेशनल, हमने कहा पढ़ा था, कौन से टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो मुझे याद है, ये तो यही पढ़ा था थी, कहाँ पढ़ा था, इंटरनेशनलाइजेशन में। इंटरनेशनलाइजेशन में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, हम 3 सेगमेंट्स में गए थे। कभी कभी चैप्टर का पेपर में लिखना इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से चैप्टर से आया, सो दैट आप उस कंटेंट ड्रिवन पे फोकस कर पाओगे, अच्छा उस चैप्टर में क्या क्या था और मुझे कितना लिखना है। अभी वरना नॉर्मली लोकल नेशनल ग्लोबल लिखना होगा तो बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास, पर कंटेंट ड्रिवन लिखना होगा तो याद होना चाहिए कौन से चैप्टर है, कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता है तो इंटरनेशनलाइजेशन याद आएगा, तो इंटरनेशनल के हिसाब से लिखोगे आंसर, समझ रहे हो, तो इसे चैप्टर को भी याद करना जरूरी है। फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल के, क्या आप वर्टिकल इंटीग्रेट करते हो या कैसे काम करते हो, मतलब हॉरिजॉन्टली चलते हो, वर्टिकल इंटीग्रेट करते हो, तो उसके बेसिस सेगमेंट डिराइव हो जाते हैं कि भाई मैं, मेरे से पीछे का सारा मैं ही हैंडल करता हूँ, रॉ मटेरियल से लेके सब कुछ मेरे पास रहता है और मेरा फिनिश गुड अलग से निकल के जाता है। कोई आता है सर मैं तो सिर्फ इतना सा काम करता हूँ प्रोडक्शन का, बाकी ये वाला बंदा काम करता है, बाकी वाला बंदा काम करता है, हम तो हॉरिजॉन्टली काम करते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की बेसिस पे भी कि कितना कंट्रोल है आपका किसके ऊपर ओवर द वैल्यू चेन, मतलब कोई बंदा कहता है मैं सिर्फ इनबाउंड तक हूं, कोई कहता है इनबाउंड ऑपरेशंस आउटबाउंड सब मेरे पास है, कोई बंदा कहता है मार्केटिंग एंड सेल्स किसी और के पास है। तो आप कौन सी वाली सेगमेंट में काम कर रहे हो, यहां से भी आप डिराइव होकर अपना एक सेगमेंट बना सकते हो कि हम सिर्फ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स तक हैंडल करते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू हुआ और किसी जो प्रोडक्ट है वो किसी के जगह पे जाके पहुंच गया, किसी के वेयर हाउस में, आगे वो क्या करे उसका क्या बने हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो मेरी अपनी सेगमेंट है। अब कोई बंदा कहता है सर नहीं मैं प्रोडक्ट देके भी जाता हूँ, प्रोसेसिंग में भी मेरा काम है, उसका मेरा उसका आउटबाउंड में भी काम है, मेरा उसको मार्केटिंग करवाने का भी काम है, मेरा उसको सर्विस तक भी देने का काम है, तो मेरे पूरी की पूरी इसमें, तो वो एक अपने आप में सेगमेंट है। क्लियर, तो ये सारे के सारे, और कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार एक बार ही शायद क्वेश्चन आया भी है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुपिंग फॉर्म्स की जिसके बेसिस पे फॉर्म्स को ग्रुप किया जाता है, तो कौन कौन सी होगी, पहला प्रोडक्ट के बेसिस पे जो आप काम कर रहे हो, दूसरा प्राइस या क्वालिटी के बेसिस पे आप कर सकते हो, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल याद आएगा तो वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात ही कर रहे हैं, वैल्यू चेन भी, ठीक है, वैसे तुम्हें याद नहीं आएगा तो छोड़ देना। 3 हो गए, चौथा टेक्नोलॉजी, 5वां सर्विस याद कर लो या जियोग्राफिकल स्कोप याद कर लो। जियोग्राफिकल स्कोप आसान है, मतलब आप यहाँ बैठे हो या 2-3 सिटीज में कर रहे हो या पूरे के पूरे शहरों में कर रहे हो या कंट्रीज में कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन इट, ठीक है। तो इन सारों के बेसिस हम क्या कर पा रहे हैं, ग्रुप कर पा रहे हैं, कि हम सिमिलर लेवल की फर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यस, जो आपस में राइवल हैं पर सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है ना। अगर सेम प्रोडक्ट नहीं होगा तो एक ग्राफ पे आएगा ही नहीं वो,
Am I making sense? अगर सेम प्रोडक्ट नहीं होगा तो एक ग्राफ नहीं बनेगा उसका, फिर ज्यादा ग्राफ बनेंगे, उस सेगमेंट का ग्राफ बनेगा, उस सेगमेंट का ग्राफ बनेगा। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिमिलर फर्म्स जो है और सेम प्रोडक्ट में डील करती है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक ही नेचर है प्रोडक्ट की, और सारी फर्म्स वही काम करती है, नाम अलग है, डिजाइन अलग है, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट द प्रोडक्ट इज सेम। जब ऐसा कुछ होगा तभी हम स्ट्रेटेजिक मैपिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम ग्रुप करना चाहते हैं राइवल फर्म्स को एक जगह पे और देखना चाहते हैं वो एक ब्लॉक में कौन कौन सी फर्म कैसे कैसे आ रही है। तो ये हमने किया, और हुंडई एक ही ब्लॉक में आती है, ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। ये स्ट्रेटेजिक मैपिंग पे जब डाला गया, प्राइस रेंज को डाला गया, प्रोडक्ट को डाला गया, तो वो अपने आप वहां पे निकल के आ गई। जैसे ग्राफ बनाते हैं, हमने हुंडई की बात है, लिखा इसका क्या, इसका प्राइस लो है, लो टिक करा, इसका क्या प्रोडक्ट भी लो है, अपने आप उस ब्रैकेट में चली गई। तू याद है ना, हम बनाते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ्स बनाते थे छोटे बचपन में थोड़ी सी, ठीक है ना, तो वही वाली है। तो हमने वो दोनों पॉइंट्स मार्क करे, इधर प्राइस मार्क करा, लिखा हुआ है 10 20 30 40 50, इधर भी लिखा हुआ है 10 20 30 40 50। हमने बोला कि हुंडई के प्रोडक्ट 10 हैं, 10 पे मार्क करा, प्राइस 10 है, 10 पे मार्क करा, मिल गया वो गोला। यस और नो? यस। तुम्हें ये भी सिखाया देखो यहाँ। सर अब आता है, पहले ये पढ़ते हैं प्रोसीजर क्या है, कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है पेपर में। सर प्रोसीजर क्या है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप, ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये इस वाले नोट्स में नहीं था, तो मुझे बाद में डालना पड़ा, तो किसी तरह से मैंने इस जगह को मैनेज करा है ऊपर नीचे करके, अदरवाइज मुझे बहुत कुछ हिलाना पड़ता, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, किच पे टाइम तो मैनेज कर लेना बस। पहले नंबर पे प्रोसीजर क्या है सर, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स बेस्ड ऑन द की डायमेंशंस वेरिएबल्स। पहले नंबर पे उसने क्या बोला, कह रहा है सर आइडेंटिफाई कर लेना पहले तो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पीछे से पढ़ के आए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो समझ लो कि प्रोडक्ट की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है, डेमोग्राफी की बात कर रहा है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या करना है, डिराइव करना है पहले तो। क्लियर? तो पहले नंबर पे हमने क्या करा, इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, चलो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर डील कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो हमने क्या करा, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है दैट डिफरेंशिएट फर्म्स बेस्ड ऑन द की डायमेंशंस वेरिएबल। तो अब हम उसके बेसिस पे कि बेस्ड ऑन द कि वो की डायमेंशन क्या है, कि हमारी कौन सी की डायमेंशन है, तो हमने क्या चूज करा कि हमारा प्रोडक्ट है जो की डायमेंशन है, जिसके बेसिस पे हमने ये सेगमेंट को चूज किया है। ये पहला हो गया। तो अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किसी प्रोडक्ट का बनेगा, यस और नो? ठीक है, ये किसी ज्योग्राफिकल रेंज में भी बन सकता था, ये किसी प्राइस क्वालिटी के बेसिस भी बन सकता था, कोई इशू नहीं है। हमें इस प्रोडक्ट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालने के लिए यहां पे डालने के लिए चाहिए कुछ, तो ये अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है, पहले मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करा, कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी इसके बेसिस पे ऑन द की डायमेंशंस वेरिएबल। तो ये सारे के सारे मेरे वेरिएबल्स थे, इसमें से मैंने कोई एक वेरिएबल पहले जो मुझे मिला, जिसका मुझे ग्राफ बनाने को दिया, मतलब जो भी मेरे पास क्लाइंट आएगा वो अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, तो वो प्रोडक्ट बताएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, वो प्रोडक्ट को मैंने क्या चूज करा कि मेरे पास प्रोडक्ट आया, तो मेरा जो प्रोडक्ट आया वो मैंने ले लिया और मैंने उसको ग्राफ में यहाँ पे नीचे डाल दिया कि मैं यहाँ पे तो प्रोडक्ट लूंगा जी। इतना क्लियर है? हमें कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन आया था कि आपको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, तो पहले तो जी कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो भी की डायमेंशन आपके पास है वेरिएबल, उसके बेसिस पे पहला चूज कर लो फैक्टर क्या होगा। फिर प्लॉट द फर्म्स ऑन अ टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर ऑफ दीस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है बिल्कुल खुद ही बता रहा है, करने को कुछ नया नहीं है, प्लॉट करना है उन वाली फॉर्म्स को जो भी प्रोडक्ट वाली जो सिमिलर वाली है, टू वेरिएबल मैप के ऊपर, मतलब टू एक्सिस के ऊपर, यूजिंग पेयर ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक। जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक चूज करी है, उस प्रोडक्ट की गाड़ी चूज करी है हमने, तो गाड़ी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, मान लो प्राइस की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये दो हमने ले ली कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमें क्या करना है, प्लॉट करना है उसको। तो प्लॉट कर देंगे, जिसका प्राइस हाई ऊपर, जिसका प्राइस लो नीचे, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा यहाँ पे, जिसका प्रोडक्ट कम यहाँ पे, कर सकते हैं। फिर तीसरा, assign firms that fall in the about the same strategy space or to the strategic group। तो वो कह रहा है कि सारों को जो भी सेम बोले में आ रही है उनको एक साथ कर लो, मतलब एक ग्रुप बना लो सबका, जो जो साथ साथ मिल रही है, ठीक है। फिर ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल, उतना मतलब उतना बड़ा सर्कल बनाना जितना साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम सेल्स के बेसिस पे ले रहे हैं, तो जिसकी जितनी ज्यादा सेल उतना बड़ा सर्कल में दिखा दो। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी, तो हर किसी के सर्कल की डायमेंशन अलग अलग है, यस और नो? ठीक है ना, तो इसका सर्कल का डायमेंशन अलग है, वो थोड़ी इस तरीके से चल रही है वो, तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपको सर्कल्स को उस हिसाब से लेना है जितनी उसकी सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। जिसकी ज्यादा सेल्स हो रही होगी उसका बड़ा सर्कल होगा, जिसकी कम सेल हो रही होगी उसका कम सर्कल होगा। उस तरीके से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग मैप को बना सकते हैं। तो ये आपको बनाना सिखा रहा है, आपको भी अपने जब अच्छा खासा एनालिसिस रिपोर्ट बनानी होती है तो एक सुंदर सा मैप आपको भी बनाना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो हम बना देंगे, तो हम उससे पूछेंगे भाई तेरी प्रोडक्ट बता दे और किसके बेसिस पे, वो कहेगा सर मैं प्राइस पे खेलता हूँ, कॉस्ट लीडर में, तो मैं प्राइस के बेसिस पे बना दूंगा, प्राइस हाई प्राइस लो। वो कहेगा सर मैं क्वालिटी के बेसिस पे खेलता हूँ, क्वालिटी हाई क्वालिटी लो। वो कह देगा सर मेरा तो
लोकल बाउंड्रीज वाइज रहता है, मेरा कुछ यहाँ का कुछ वहां का, तो मैं ज्योग्राफी के बेसिस पे बना दूंगा। नेशनल है, प्रोडक्ट कौन सा है, कितना नेशनल है, वो आउटसाइड है नेशनल जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, उसके बेसिस पे बना दूंगा। लोकल चल रहा है, नेशनल चल रहा है, ग्लोबल जा रहा है, उसके बेसिस पे बना दूंगा। मतलब मुझे तो डायमेंशन चाहिए, मुझे डायमेंशन दे दे कौन सी डायमेंशन के बेसिस पे बनाना है। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए, जल्दी बताओ। सेल्स रेवेन्यू चाहिए, मतलब एक फैक्टर चाहिए जिसके बेसिस पे तू कंपेयर कर, क्योंकि मेरे को सर्कल कितना बड़ा बनाना है उसके लिए कोई फैक्टर तो दे। तू प्राइस पे करवाना चाहता है, सेल्स पे करवाना चाहता है, स्टॉक पे करवाना चाहता है, क्या चाहता है, उसके बेसिस पे मैं बना दूंगा। जिसका देना पड़ेगा सर, यूजुअली सेल्स ही आती है क्योंकि मैं सेल करनी होती है, तो कहता है सेल्स पे बना दूं। कौन सी कैटेगरी में मैं आ रहा हूँ, तो मैं उसे बता दूंगा भाई देख तेरी कैटेगरी में ये सारे के सारे लोग आते हैं, तू इतने का प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तेरा प्रोडक्ट आ रहा है कुछ मिड में 20 रुपए के आसपास, लोग 5 से लेके 25 में बेचते हैं, तो 20 में बेच रहा है। और तेरे जो प्राइसेस है, तेरा प्राइस आ गया ये, तेरा प्रोडक्ट है 5 प्रोडक्ट वाली ये सारी कंपनीज हैं जो इस रेट में सामान बेचती हैं, ये रहा तेरा सर्कल। मतलब बेसिकली मैं उसको क्या समझाना चाह रहा हूं, जो बंदा आएगा वो कोई एक प्रोडक्ट लेके आएगा और मैं बता दूंगा भाई तू इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मतलब अगर तू बीएमडब्ल्यू वाला बंदा है तो तेरे साथ मर्सिडीज तेरे कंपैरिजन में खड़ी होगी, ये तेरे सिमिलर लेवल ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड करती है। या फिर वो बंदा कहेगा सर मैं ये वाला हूं, तो मैं उसे बता पाऊंगा भाई तेरा निशान अगर तू लेके आ रहा है तो तेरे पास होंडा भी तेरे कंपटीशन में है, जीएम भी तेरे में है, फोर्ड भी तेरे में, टोयोटा भी तेरे में, ये सारी कंपनीज भी तेरे वाले लेवल वाले प्रोडक्ट और तेरे वाले लेवल वाली ही क्या करती है, प्राइसेस में सेल कर रही है, सेल्स रेवेन्यू उनका भी तेरे जैसे मैच करता है। तो मैंने उसको एक सेगमेंट ग्रुप दे दिया, उसको अपने कंपटीटर से मिलवा दिया कि ये तेरे कंपटीटर्स हैं जिनको तेरे को टैकल कर। क्लियर, ये पेपर में आया हुआ है और आ भी सकता है, ठीक है ना, कि क्या प्रोसीजर होता है कंस्ट्रक्ट करने का। तो पहले नंबर पे क्या लिखेंगे मेरे साथ, पहले नंबर पे आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, दैट डिफरेंशिएट, जो डिफरेंशिएट करती है फॉर्म को बेस्ड ऑन द मार्केट से, पहला। दूसरा प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे फॉर्म्स को ना टू वेरिएबल मैप, ऐसे ही लिखना है किस पे, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मैप पे करेंगे, उसके बाद यूजिंग पेयर ऑफ दी डिफरेंट डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक, जो ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक मिले उसके बेसिस पे हमने टू वेरिएबल मैप पे जाके प्लॉट कर दिया कि यहां पे तो फॉल करता है। फिर तीसरा असाइन द फॉर्म्स, जितनी भी फॉर्म्स होंगे असाइन करेंगे फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रेटजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप, तो उसके जैसी जैसी जो जो फॉर्म उस स्ट्रेटेजिक ग्रुप पे फॉल करती है उनको भी ले आएंगे। यस और नो? उसके बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे किसके बेसिस पे, जितना उसके प्रोपोर्शनल ऑफ द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। तो इंडस्ट्री की टोटल सेल्स कितनी थी, उसमें से तेरी सेल कितनी है, मैथ्स लगाना है यहाँ पे। क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। पूरी इंडस्ट्री की टोटल सेल गाड़ियों की मान लो टोटल से 500 करोड़ की होती है, उसमें से तेरा हिस्सा कितना है, वो कहेगा सर मैं 100 करोड़ तक की सेल करता हूं इस इंडस्ट्री की। तो 100 डिवाइडेड बाय 500 करके हमने उसका प्रोपोर्शन लगाना है और उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे हमने उतना बड़ा सर्कल। अगर वो कहेगा सर मैं तो 2 करोड़ वाला बंदा हूं, तो छोटा सा सर्कल। वो कहेगा मैं 100 में से 500 में से 250 करोड़ तो मेरी कंपनी की सेल बिक रही है, तो वो उतनी बड़े सर्कल में चली जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो टोटल जितनी भी कंपनी की सेल्स है उसमें आपने जो फैक्टर ले, जरूरी नहीं है सेल्स फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो जो भी फैक्टर है उसमें कंपनी का टोटल फैक्टर और आपका फैक्टर, उसके बेसिस पे आप उसका प्रोपोर्शन निकाल लेते हो। मतलब इतने बड़े ग्रुप में से तू कितना सा है वो निकाल के उसको उस वाले प्लॉट में डाल देना है। क्लियर? टेक्निकल नहीं है, सिर्फ समझना है, सिंपल है सर। स्ट्रेटेजिक ग्रुप पे किसी भी, हम इसको सिंपल फॉर्म में समझते हैं। सर हमने बात करी थी इंडस्ट्री वर्सेस मार्केट की, अब इंडस्ट्री में बहुत सारे राइवल फॉर्म्स हैं, मैं एज अ ग्रुप जाना चाह रहा हूं, तो मेरा काम होगा सर मुझे जानना है कि मैं उस इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करता हूं। तो मैं कहूंगा भाई तेरे को स्टैंड करने के लिए और तेरे जैसे कितने स्टैंड करते हैं, तेरे को स्ट्रेटेजिक ग्रुप में एक मैप बना के तेरे को मैं दिखा देता हूं। अब मैंने उसको मैप बना के दिखाना है, अब मैप बनाने के लिए पहले मैं उससे पूछता हूँ भाई मेरे को बता तूने तेरी तू किस चीज पे काम करना चाहता है, तेरा की डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक दे। वो कहता है सर प्रोडक्ट। मैं कहा ठीक है, प्रोडक्ट ले आ तेरा, प्रोडक्ट के बेसिस पे अब तू क्या, सर मैं सेल्स करता हूँ, बहुत बढ़िया। कॉस्ट वाला बनता है, सेल पे फोकस करता है, प्रोडक्ट है, दो चीजें मिल गई। स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया, एक तरफ प्राइस एक तरफ प्रोडक्ट डाला, उसको देखा कहां बैठ रहा है, तो सबसे पहले मैंने उसी कैरेक्टरिस्टिक ली की वेरिएबल के बेसिस पे। दूसरा प्लॉट करूंगा उसको जाके मैप के ऊपर। तीसरा सिमिलर लेवल की इंडस्ट्रीज वहां पे कौन कौन सी आ रही हैं वो भी डाल दूंगा। ये मुझे कहां से डेटा मिलता है सिमिलर लेवल का, गूगल से, ठीक है ना। गूगल से मुझे डेटा मिल जाएगा कि इस वाले प्रोडक्ट रेंज में इतनी सेल्स करने वाली इस रेंज में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, वो निकाल के ले आया, उसको भी डाल दिया। और साथ में लास्ट में मैंने उसको क्या करके दिखा दिया कि भाई तेरी टोटल जो तेरी सेल्स है इंडस्ट्री के रिस्पेक्टिव तेरी इस परसेंटेज में आती है, तो उतना बड़ा मैंने सर्कल मार के तेरे को दिखा दिया कि तू इस पूरी इंडस्ट्री में इतने परसेंट का क्या है बंदा है जहां पे तू बैठ। क्लियर? इतना ही काम करा मैंने। तो पहले नंबर पे मैंने क्या करा था, उससे क्वेश्चन पूछा, नंबर 1
कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक बता दे ऑन द बेसिस ऑफ की डायमेंशन वेरिएबल। फिर सेकंड उसको प्लॉट कर दिया 2 डायमेंशनल के ऊपर, और आगे क्या किसके बेसिस पे किया था, जो ऊपर मुझे तेली से चौथे में जो मुझे ऊपर कैरेक्टरिस्टिक मिली थी उसके बेसिस पे मैंने उसको प्लॉट कर दिया। तीसरा सारी असाइन करी राइवल फॉर्म जो भी उसके साथ में आती है सिमिलर प्रोडक्ट वाली, और उनको भी उस ग्रुप वाले मैप के ऊपर जाके चढ़ा दिया। चौथे नंबर पे सर्कल ड्रॉ कर दिया किसके बेसिस पे, जो भी टोटल इंडस्ट्री की सेल्स थी उसमें तुम्हारा प्रोपोर्शन सेल्स कितनी थी उसके बेसिस पे तेरे को सर्कल में डाल दिया। उस वजह से तेरा ग्राफ कुछ ऐसा सा बन के आ गया। ये भी एक एग्जांपल है जो इलस्ट्रेशन में, मतलब हमारे बुक में नहीं है किसी और बुक में है, तो ये भी है। जैसे इसमें बाहर का एग्जांपल है, एक्चुअली यहाँ का एग्जांपल नहीं है, तुम्हें शायद कौन सा नाम बताओ, जैसे पोलो, रॉल्फ लॉरेन, है ना, कुछ ये तो ब्रांड पता होंगे हमें। तो जैसे ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये वॉलमार्ट, के मार्ट वहां पे आ रहा है, तो ऐसे इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको भी इन्होंने ज्योग्राफिक कवरेज के बेसिस पे देखा। यहाँ पे वो चेंज है, ये कहते हैं कौन से हम कितनी ज्योग्राफी कवर करते हैं, फ्यू लोकेलिटीज में है या मैनी लोकेलिटीज में है, इसके बेसिस मतलब फ्यू से लेके हम कहाँ जा रहे हैं, मैनी तक, और यहाँ पे प्राइस या क्वालिटी के बेसिस पे लो से लेके हाई तक। तो अगर मैं बात करूं कि एक बंदा फ्यू लोकेलिटीज में है मतलब और लो है, फ्यू लोकेलिटीज भी लो है और प्राइस भी क्या है, प्राइस लो है और फ्यू लोकेलिटीज है, तो जैसे कि हो गया दिल्ली रार्ट्स का नाम सुना तुम लोगों ने, कहाँ सुना, टीजे मैक्स नहीं है, छोड़, इसीलिए मुझे एग्जांपल लगाना पड़ा था। मैंने उस टाइम पे अच्छा सोचा कि मैंने ये लगाया, मुझे पता था यहाँ से तो मुझे समझ नहीं आएगा, बट दिस वाज एन एग्जांपल। इसमें ये पता है कोल्स, बट बैग्स आते हैं इसके गर्ल्स के, नहीं डाल देते हैं। तो एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि हमने ज्योग्राफी के बेसिस पे भी क्या हो सकता है कि एक ज्योग्राफिक होती है, तो उसके बेसिस पे भी कि आपकी लोकेलिटी क्यों है, मतलब आप लोकल हो, आप मिडिल में हो या ग्लोबल में जाना चाहते हो, उसके बेसिस पे भी मतलब ऐसा ग्राफ बन जाता है। तो मतलब किसी भी बेसिस पे बन सकता है। हमें 2 डायमेंशंस वेरिएबल्स चाहिए, वेरिएबल का मतलब हो गया ये और ये चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे डील करवाना चाहता है। इतना मिल जाएगा बस। तो पहली लाइन में हमारा सवाल है कि तू बता दे भाई, कैरेक्टरिस्टिक दे दे, की वेरिएबल दे दिया। उसके बाद प्लॉट करने का काम मेरा, सारी स्ट्रेटजीज को ढूंढ और कंपनीज को ढूंढने का काम मेरा, और लास्ट में क्या करने का नाम, कंपेयर करके एक प्रोपोर्शनेट निकालने का काम भी मेरा। तो 3 काम मेरे, 1 काम उसका। उससे सवाल पूछा, नीचे 3 आंसर बना दिए। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप तैयार हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? यस नहीं आया मेरे पास। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्या आता है, पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। तो पर्पस क्या है सर, पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, चलो समझ लेते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं। अंडरस्टैंड इंडस्ट्री डायनामिक्स एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। तो पहली बात है कि अब हम आते हैं कि जो हमने ये बनवाया इसका पर्पस क्या था बनाने का। तो पहले तो हमें क्या समझना था कि उस इंडस्ट्री को समझना था, क्योंकि हम सिमिलर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम भी उसी प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, ऑलरेडी वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो अंडरस्टैंड करा इंडस्ट्री के डायनामिक्स की, इंडस्ट्री चलती कैसी है वो बोले। हमने गाड़ी की बात करी, तो गाड़ी की इंडस्ट्री चलती कैसे है, ठीक है ना, कैसे प्रोडक्ट आता है, लोगों तक कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है, सब कुछ हमने समझना था। तो पहले अंडरस्टैंड करा इंडस्ट्री के डायनामिक्स को एंड कंपिटिटिव स्ट्रक्चर होगा। मैंने ऊपर बात करी थी कि हम सारी की सारी कंपिटिटिव फर्म्स ले रहे हैं, सारी की सारी कंपिटिटिव फर्म्स ले रहे हैं, बात करी थी ना। तो कंपिटिटिव फर्म्स के बेसिस से पहले हमने क्या करा, इंडस्ट्री को समझ लिया। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई करा इन ऑर्गेनाइजेशंस क्लोजेस्ट मोस्ट डायरेक्ट राइवल्स को। दूसरे नंबर पे क्या निकाल के लेके आ गया हम कि इसके बिल्कुल मिलता जुलता कौन है, मतलब हमें उसको एक ग्रुप में लेके आना है कि उसी ग्रुप में कौन आता है। जैसे hyundai और किया साथ में आए, तो उसी ग्रुप का मतलब कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजेस्ट राइवल कौन सा है। फिर असेस करी मोबिलिटी बैरियर्स बिटवीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप की। अब हमने क्या करा, हमारा पर्पस क्या था, हमने देखना था कि भाई मोबिलिटी बैरियर्स क्या है, मतलब जो इंडस्ट्री ये चलती है ये चलेगी कैसे, कौन से बैरियर्स आते हैं जो मुझे भी फेस करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा न्यू प्रोडक्ट है, वो समझना था। तो उस समझने के लिए मुझे उस ग्रुप में जाना पड़ा, उस इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ा, उस इंडस्ट्री के डायनामिक समझने पड़े, उस इंडस्ट्री को क्लोजली जानना पड़ा, कौन कौन मेरे साथ काम करता है, वो कैसे करता है, ये देखने के लिए मैंने क्या ग्रुप में आ गया। उसके बाद रिव्यू स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज एंड और अनडिजर्व्ड मार्केट स्पेस। तो उसके बाद में मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इस वाली मार्केट में कौन कौन से स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं। तो सर कहानी द्वारा से स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में अगर हम कोई कंपनी बनवाना चाहती है या हम बनाते हैं उसका मैप, तो क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द पर्पस फॉर मेकिंग दैट मैप, जल्दी। इसका इसका नहीं, वहां से नहीं पढ़ना है, इसका हिरार्की बनाओ। पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए,
ये तो बुक में लिखा हुआ है, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। Identify the organization. देखो मेरे लिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर मेरे को मेरी दिक्कतें बता दो। सबसे पहले है कि पहले मुझे समझा दो सर कौन कौन सा रिस्क जुड़ा हुआ है, कौन कौन से बैरियर्स है मेरे पास। कहानी शुरू होती है मुझे बैरियर से, ठीक है ना, कि मैं फंस कहां पे सकता हूँ सर ये बताओ। वो बंदा जो चीज खुद करके आ सकता है वो खुद कर लेगा, वो तुम्हारे पास आएगा इसलिए क्योंकि वो किसी ना किसी से उससे समझ नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले वो क्या कहेगा, वो कहेगा सर मुझे बैरियर्स चाहिए पहले तो, कि मेरे जो मैंने काम करना है उसके अंदर मुझे बैरियर बता दो। वो कहेंगे भाई तेरे को बैरियर्स जाने तो पहले तेरे को इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी। यस और नो। पहले नंबर पे क्या आया, पहले नंबर पे हमने करा मोबिलिटी बैरियर्स बिटवीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप। सर पहले तो बताओ कि मेरे जैसे जो लोग काम करते हैं तो बैरियर्स क्या है, मैंने अगर ये प्रोडक्ट में आना है तो मेरे को क्या बैरियर्स आ सकते हैं, मैं कहां अटक सकता हूं। वो कहेगा भाई देख मैं तेरे को पहले इंडस्ट्री समझाता हूं, तेरे को अपने आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहले नंबर पे उसने मुझे बैरियर्स का क्वेश्चन पूछा, मैंने उसे बताया कि अंडरस्टैंड कर पहले तो इंडस्ट्री के डायनामिक कैसे काम करते हैं, कौन कौन से कंपीटिटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो समझ ले। समझने के बाद अब मैंने उसे बताया इसको अगर तूने इंडस्ट्री समझ ली तो समझ कि सबसे ज्यादा इफेक्ट तेरे को कौन करने वाला है। तो मतलब तेरा क्लोजेस्ट कौन है जो तेरा कंपटीटर होगा वो समझ ले, वो भी समझ लिया। उसके बेसिस पे आप समझ ले कि तेरा सिर्फ 2 ही कंपटीटर है भाई तेरे, तो तू उनको बीट कर सकता है। एक बेटर अगर तूने अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि यहाँ पे ये लोग इतने रुपए में माल बेचते हैं, तू इसे कम में ले। अगर तू इसे कम में ले आएगा तो तू इन लोगों को बीट कर जाएगा और तेरे एक अलग ही नीश बन जाएगा। मतलब तू इन सारे सर्कल से बाहर आके अपना एक सर्कल बनाएगा जो कल तेरे को कोई फॉलो करने आने वाला है। ठीक है, तो पहले नंबर है वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरे को पहले बताओ मेरे बैरियर्स कौन से हैं। अगर मुझे बैरियर्स पता लग गए, बैरियर्स जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले क्या समझानी पड़ेगी, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में फिर कौन समझाने पड़ेंगे, जो उसके क्लोजेस्ट वाले राइवल्स हैं। और उसके बाद लास्ट में उसे बताना पड़ेगा कि कहां पे अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर तू। तो वो मेरे से यही जानना चाहता था कि आप मुझे रास्ता दे दो, तो मैंने उसे रास्ता दे दिया। तो ये उसका क्वेश्चन है और ये 3 स्टेप में उसका आंसर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो लिखा हुआ है ये इसी का मतलब ये हमारे बुक में ऐसे लिखा हुआ है, जैसा पेपर में आया था और आंसर भी ऐसे था, ये भी वही है। आइडेंटिफाई करो 2 की नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस। नॉन कोरिलेटेड मतलब एक तरफ ज्योग्राफी एक तरफ प्राइस और क्वालिटी। प्लॉट करो राइवल्स ऑन अ 2D ग्राफ। 2D ग्राफ होता है जिसको ये बोलते हैं। 2D ग्राफ में हमने राइवल्स को पुट कर दिया ऑन दीज एट्रीब्यूट्स, इन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। एंड सर्कल कर दो क्लस्टर्स को टू रिप्रेजेंट कि ये आपस में अपने अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स हैं, जैसे हमने कर रखा है ऊपर। और उसके बाद द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सर्कल्स इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन। तो जितने भी सर्कल्स की प्रॉक्सिमिटी होगी उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ये वाले में, तो इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 ब्रांड है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांड है। यहाँ पे तो अकेला भाई साहब बैठे हैं सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 हैं। तो इसलिए इनकी कंपटीशन की इंटेंसिटी पता चलती है, किसमें ज्यादा किसमें कम होगी वो भी नजर आ जाती है। व्हाइल गैप्स में सजेस्ट द स्ट्रेटेजिक निशेस। तो जो गैप्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अभी भी नीश है ये, तो ज्यादा नहीं होता। अगर मैं नीश की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा नीश कौन है, सबसे ज्यादा नीश कौन है इसमें, सबसे ज्यादा नीश कौन है इसमें, फरारी। फरारी का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो सबसे नीश मार्केट वो है, ठीक है ना। तो उसके बाद कौन सा है, ये और वो, उस सेगमेंट में वो, इस सेगमेंट में ये, और लास्ट में हमारा वो आ गया। तो सबसे कम जिसके सबसे ज्यादा कंपटीशन किसमें एग्जिस्ट करता है, सबसे लास्ट वाले में, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई है और प्राइस रेंज भी बिल्कुल मीडियम सी है। तो इसमें मतलब मैक्सिमम मिडिल क्लास फॉलो कर रहा होगा इस, ठीक है ना। तो इस वजह से ये है, यहाँ पे तो मिडिल क्लास आ ही नहीं सकता है, तो इस वजह से ये तो ऊपर नीचे एरिया हो गया। इसका प्रोडक्ट हाई है, इसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कम ही है लेकिन प्राइस बहुत हाई है, तो यहाँ पे मिडिल क्लास आएंगे नहीं। इसको लेने वाले वो लोग हैं जिनको लगता है कि हमें तो हम बजट रेट पे चलते हैं, मुझे 10-12 तक की गाड़ी चाहिए, 15 तक की गाड़ी चाहिए, वो आ जाएंगे। थोड़े ऊपर वाले हैं तो वहां आ जाएंगे। और जिस बंदा जो थोड़ा रेंज से अबव जा चुका है, जब तुम लोग कल सीए बनने के बाद और 5-7 साल बाद पहुंच जाओगे तो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज तो तुम्हारे पास आ ही जाएगी, यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे। इतना तो यार, इतना 4-4.5 लाख लोगों पे गाड़ी नहीं हो सकती मर्सिडीज, क्या हम सीए इतना तो डिजर्व करते हैं यार। यस और नो, लेनी है या नहीं लेनी है ये हमेशा तुम्हारा डिसीजन है। किसी को वो इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, किसी को वो एक्सपेंडिचर लगता है, दैट इज अ सिमिलर मतलब डिफरेंट केस। अदरवाइज अच्छे अच्छे चार्टर्स यही चंडीगढ़ के देख लो यार, किस पे नहीं है। तुल्ली सर, ब्रिजभूषण सर, शर्मा, अच्छे से चार्टर्स के पास बीएमडब्ल्यू तो नॉर्मल है, यू विल फाइंड इट। अच्छे अच्छे सीएस भी, हाँ उनपे सीए का टैग नहीं लगाते वो लोग, वो बात अलग है। छोटी गाड़ियों में हम लोग लगाते हैं हमारे जैसे। या कह सकते हैं कि उम्र का तकाजा, उनको इतने साल हो गए सीए बने हुए शायद। तो हर किसी को ऑब्सेशन होता है, मेरे को बहुत ऑब्सेशन है, इसलिए मैं पेन, ब्रोचेस, टाइज मुझे उस पर पसंद है सीए। जिसको नहीं है वो नहीं लगाता है। मेरे पूरे ऑफिस में भी यही एक लगा देगा, भाई तो ये उतार के नहीं आता, मैं कहा मैं भूल ही नहीं सकता हूँ भाई,
उस दिन कपड़े नहीं पाए होंगे मैंने, अगर ये नहीं होगा तो। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, अगर पाए होंगे तो होगा, मतलब या तो यहाँ ब्रॉच लगा होगा या टाई में होगा या इसमें किसी में तो होगा। ठीक है, तो अपनी अपनी वो है। ठीक है ना, हर किसी को बहुत मेहनत करी होती है जब आपने, तो आपको फिर शो ऑफ करने में मजा भी आना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। तो हर किसी का अपना तरीका है सोचने का, तो आई लिव दैट वे। तो इसलिए तो क्या है, क्या बता रहा था, हाँ ये बता रहा था, तो ये वाले ये सेगमेंट तो हमारी एटलीस्ट आनी चाहिए। ठीक है ना, ये शौक के लिए हम कभी कभी फरारी वर्ल्ड जाके पूरी कर लेंगे, ज्यादा फीस है नहीं। अभी एनी मैम हो गया है तो पूछ लेना कितनी है। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे। ये तो मतलब ठीक है यार, शुरू यहाँ से करना, फिर यहाँ आना ताकि मजा आए। फिर कभी ना कभी खुदा ना खास्ता भगवान ने साथ दिया तो एक आदमी रख लेना, चलाना मत, रोड चलाने लायक है नहीं यहाँ पे। पर ले सकते हो तुम। ऐसे ही ये भी बना हुआ है ब्रांड रेपुटेशन और प्रोडक्ट कैटेगरीज में। मुझे जो जो एग्जांपल्स मिले डिफरेंट डिफरेंट, आई जस्ट अटैच इट, इट्स नॉट लाइक तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ब्रांड रेपुटेशन और प्रोडक्ट कैटेगरीज के बेसिस पे भी क्या हो सकता है, एक मैप बन सकता है। जैसे कि अगर बात करें जिसकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है और जिसका प्रोडक्ट कैटेगरी बिल्कुल नैरो है, तो वो ब्रांड ए हो गया। ये भी क्या इसमें वो आ सकती है फरारी ऊपर, ब्रांड रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है, फरारी वन ऑफ द टॉप, और प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है, बिल्कुल नीश है, तो ये हमने एक कैटेगरी आ गई। फिर दूसरा हो सकता है क्या, ये थोड़ी सी मिड में चलेगी प्रोडक्ट कैटेगरी, और ब्रांड रेपुटेशन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, प्रोडक्ट कैटेगरीज भी थोड़ी बहुत है, तो ब्रांड बी बन गया, ऐसी ब्रांड सी बन गया, ऐसी ब्रांड डी बन गया। तो मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे उसके बेसिस पे हमेशा क्या बन सकता है, ग्रुप बन सकता है। अब क्या आता है सर, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। ये होना चाहिए था लेकिन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग जो वो पूछ लेगा और उसे लगेगा टॉपिक तो आपके पास एग्जिस्ट करता ही है तो बता दो, पर हमें आंसर नहीं पता होगा। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस जो होता है हमारा, वो एग्जिस्ट करता है इन पहले नंबर पे डिटरमाइन करने में स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपटीटर्स। तो अब हमने जो ये सारी कहानी करी, जो ग्रुप बनाया, पूरा का पूरा एनालिसिस किया, वो तो हमने पढ़ा, ऊपर पर्पस क्या था उसका। पर्पस था कि वो बैरियर्स पूछे हमसे, हमने बोला कि भाई इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी उसके लिए तेरे को पहले। फिर उसने मेरे को पूछा कि सर मेरे बैरियर्स क्या होंगे, मैंने उसे बोला इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी। फिर क्लोज वाले लोगों के जो तेरा राइवल है वो पता चल जाएगा, और फिर तेरे को स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी कि तू कैसे इस चीज को चला सकता है आगे। अब ये हो गया पर्पस। अब आता है कि वो एनालिसिस जो करता है वो क्या हेल्प करता है मुझे, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ही आ गई कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस करने से क्या होगा, हेल्प के मतलब की इंपॉर्टेंस क्या आएगी। पर्पस मत लिखाना उसके अंदर, क्योंकि आंसर पर्पस नहीं बनेगा। सर वो क्या होगी, डिटरमाइन कर पाएंगे क्या, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपटीटर्स। तो अगर तू स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस कर लेता है तो बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें ये डिटरमाइन हो जाएगा कि डायरेक्शन, कंपटीटर्स की डायरेक्शन क्या है, कंपटीटर्स का फोकस कहां चल रहा है। तेरा तो नया बिजनेस है, अगर वो लोग इतने टाइम से मार्केट में बैठे हैं और वो किसी चीज को लेके सोच रहे हैं, हो सकता है वो सोच रहे हो कि हमें पेट्रोल कम करके ईवी वाली व्हीकल्स में मूव करना है, या कुछ भी वो अगला स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। यस और नो। मेरे को से राय देनी है तो मैं से वही राय दूंगा ना जिसका मुझे फ्यूचर स्कोप अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो पहले नंबर पे हेल्प क्या करता है मेरा स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस, वो ग्रुप एनालिसिस में लगे राइवल फॉर्म्स का एनालिसिस करना मेरे को कैसे हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, डिटरमाइन करेगा वो क्या, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपटीटर्स की, कंपटीटर कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, वही मुझे भी उसी पता लगे। वो सारे ईवी पे मूव हो रहे हैं, मैं पेट्रोल की गाड़ियों पे बनाने में निकला हुआ हूं, तो मतलब मैं तो कंपटीटर से बिल्कुल ही अलग हो जाऊंगा। तो पहले नंबर पे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या रहेगी कंपटीटर की, ये मेरा बेनिफिट है। दूसरा, ऑफर असिस्टेंस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर बिजनेस। तो मैं प्लानिंग भी उस हिसाब से करूंगा जब मुझे पता चल जाए किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, उस अकॉर्डिंग मेरी प्लानिंग होगी। पता चले सारा का सारा करके मेरी प्लानिंग फेल होगी जस्ट बिकॉज मैंने डायरेक्शन सही चूज नहीं करी थी। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करना, कंपटीटर का एनालिसिस करना, और ये आप उसमें भी लिख सकते हो कि कंपटीटर का एनालिसिस से क्या बेनिफिट मिलते हैं, यही मिलते हैं, उनकी डायरेक्शन पता चल जाती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प मिलती है। और तीसरा, रिकॉग्नाइज कर पाओगे स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द बिजनेसेस इन अदर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। तो बाकी सारे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं या उनकी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो काम करी, जिन्होंने रिजल्ट दिया, आपके सामने वो भी निकल के आ जाएंगे उस एनालिसिस को करके। तो आपको पता चल जाए कौन सी वेरीफाइड स्ट्रेटजीज है, मतलब वो विनिंग स्ट्रेटजी, किसी के लिए तो विनिंग हुई है ना वो, तो मतलब वो काम की तो है। तुम्हारे काम की होगी या नहीं होगी तुम्हें लगा के देखनी पड़ेगी, बट क्या वो काम की स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कौन सी विनिंग है, यस और नो। मतलब वो बिजनेस ने सारा कुछ कर लिया होगा, जो 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं सब करके वो एक विनिंग स्ट्रेटजी निकाल चुका, लगा चुका, चला चुका, बिजनेस भी नाम बना लिया, किया बना लिया, इतना बड़ा ब्रांड। अब सोचो मुझे गाड़ी में आना है, मैं किया को फॉलो करूंगा तो क्या कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छा निकल के आएगा ही उसमें, वरना तो वो ब्रांड भी ना बनता, यस और नो। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस करके पहले नंबर में मुझे क्या पता चलता है, कंपटीटर की डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के साथ क्या पता चलता है, कौन सी स्ट्रेटजीज उसने यूज करी है, मतलब रिकॉग्नाइज कर पाता हूं स्ट्रेटजी कौन कौन सी यूज करी है उसने बिजनेस के अंदर। और तीसरे नंबर पे मुझे वो किस में हेल्प करेगा, मेरी प्लानिंग करने में। तो कंपटीटर की डायरेक्शन, उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी कौन सी विनिंग स्ट्रेटजी थी ये मैं देख सकता हूं, और लास्ट में वो मेरे को अपनी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो 1 2 and 3 इन द सेंटर।
क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, कहीं ढूंढो फिर कौन सा था। तो ये है, अगर कॉम्पिटिटर के बारे में पूछे तब भी आपको यहाँ से पॉइंट मिल सकता है, और स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस के बारे में पूछे तब भी आपको यहाँ से पॉइंट मिल सकता है। छोटा सा पेज है, बेसिक सा पेज है, चलो जल्दी देखो। अब स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कंटिन्यू हो रहा है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, यहां से शुरू हुआ था। पहले तो हमने बिजनेस परफॉर्मेंस और उसमें की कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं, 3 ये पढ़ा अब तक यहाँ पे मेन, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है ये भी देख लिया। स्कोर कार्ड आपकी बुक के हिसाब से नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्री एंड मार्केट को कैसे रीड किया जाता है, कि इंडस्ट्री कैसी है और मैं इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करता हूँ, और मार्केट होती है जो मेरे होने वाले कस्टमर्स है, जिनको मैंने प्रोडक्ट, जिनकी नीड मुझे क्या करनी है, सॉल्व करनी है। यस और नो, यहां तक क्लियर है? चलो अब उसके बाद चलते हैं सर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कस्टमर एंड प्रोडक्ट के ऊपर। अब मार्केट, आप पहले इंडस्ट्री की बात कर लिया, थोड़ा सा कस्टमर की बात है, मार्केट मतलब इंडस्ट्री की बात कर लिया, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में आते हैं कस्टमर्स। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कस्टमर टाइप्स एंड नीड्स। अब आता है कस्टमर्स के एक ही तरीके के होते हैं, नहीं, कस्टमर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उसकी सेगमेंटेशन क्या है, मतलब किस बेसिस पे उन्हें डिराइव कर सकते हैं। पहला डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, क्या इसके बेसिस पे कस्टमर डिराइव हो जाएंगे। एक एज ब्रैकेट हो गया, एक मेल हो गया, फीमेल अलग हो गए। इनकम कितने वाली है, कोई है जिसकी इनकम में 5 लाख तक है, कोई जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो उसमें भी आता है इनकम के, वो टिक करने के लिए कौन से स्लॉट में आप लोग आते हो, वो हो गया। एजुकेशन पे डिपेंड करता है, कोई प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई ग्रेजुएटेड है, वो सब हो गया। तो इसके बेसिस पे सेगमेंटेशन डिवाइड हो जाती है, कस्टमर डिवाइड हो जाता है, प्रेफरेंस भी डिवाइड हो जाएगी। फिर आ गया उसमें क्या है, कैसा लाइफस्टाइल है, कैसी वैल्यूज है, कैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स है। मतलब ये बता रहे कस्टमर उसका बिहेवियर मॉडल होता है, साइकोग्राफिक केसेस होता है, बिहेवियरल, परचेजिंग हिस्ट्री, यूसेज पैटर्न की, उनकी परचेजिंग हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके का सामान खरीदता है, यूसेज पैटर्न। पता चले एक बंदा है में खरीदता है सिर्फ, डेटा निकाला कि सेल में ही यूज हो रहा है, उसका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ब्रांड लॉयल्टी पे भी बिहेवियर आता है कि बंदे को ब्रांड लॉयल्टी कितनी पसंद है। कई लोग होते हैं जो ब्रांड स्पेसिफिक ही होते हैं, लूंगा तो ब्रांड का लूंगा वरना नहीं लूंगा, बात ही खत्म है। ठीक है ना, मुझे फेक नहीं लेना ना, सेम नेम लेना, मुझे उसी स्टोर में जाके लेना। तो वो चीज आती है। फिर आते हैं जियोग्राफिक, लोकेशन वाइज, क्लाइमेट वाइज, कल्चरल नुआंसेस वाइज। तो इस बेसिस पे हम क्या कर पा रहे हैं, सेगमेंट ऑफ द, क्या है ये, किसकी सेगमेंट है ये, कस्टमर की सेगमेंट है। तो हमें क्या सिंपल, एंड में ऑब्जेक्टिव हमारा सिंपल है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नीड्स को। किसी भी कैटेगरी का बंदा हो उसकी कोई तो नीड होगी, तो आइडेंटिफाई करना नीड्स बियॉन्ड डेमोग्राफिक्स, अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन कस्टमर नीड्स, फंक्शनल, इमोशनल, सोशल, किसी भी फॉर्म में हो उसकी जो नीड होगी, द पैरामाउंट फॉर क्रिएटिंग कंपेयरिंग ऑफरिंग्स दैट ट्रूली रेजोनेट। मतलब हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो उसकी नीड हो, हम उसे सर्व कर पाए। चाहे वो एज वाला बंदा हो, चाहे वो छोटा वाला हो, चाहे उसकी इनकम कम हो, चाहे उसकी ज्यादा हो, हर बंदे की अपनी अपनी नीड होती है। उसके बेसिस पे बिजनेस अपने अपना प्रोडक्ट को बना देते। क्लियर है? सिंपल था ये तो। कुछ कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर में भी डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, पहले तुम नो हो सकते थे, तुम्हें चार्ट ना दिखाता, बट अब तुम हाँ बोलोगे। ठीक है, तो कस्टमर कौन होता है, जो बायर होता है। कंज्यूमर कौन होता है, जो यूजर होता है। तो कस्टमर की बात करेंगे तो कस्टमर मेक्स द परचेज डिसीजन। हमने जो कस्टमर बिहेवियर मॉडल पढ़ा था वो कस्टमर बिहेवियर मॉडल था या कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल था? दोनों लिख रखे थे, क्योंकि हम उसमें क्या चाहते हैं कि एंड में वो क्या परचेज कर रहा था। एंड गोल जो हमने वो चार्ट पढ़ा था, पहले एक्सटर्नल करके फिर इंटरनल करके फिर उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो एंड में उसे परचेज, नो परचेज पे जाना था वो आंसर। उसका बहुत अच्छी केस स्टडी बन सकती है कि वो परचेज करेगा या नहीं करेगा, और ऊपर आपको पूरी कहानी दे देगा, उसमें आपको एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स लगा के देखने पड़ेंगे। इतना हल्के में मत लेना उस टॉपिक को, ठीक है ना। आने के चांसेस कम है, आई एग्री। या तो बिहेवियर प्रोसेस पूछ लेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूछ लेगा, वो तो सिंपल है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसमें से केस स्टडी बनानी है तो वो आपको पूछेगा परचेज होगी या नहीं होगी, बता पीछे की पूरी केस स्टडी समझ के। तो आपको वो पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल लगाना पड़ेगा, ठीक है। पर सिंपल है। तो पहले कस्टमर हो गया, तो मेक्स द परचेज डिसीजन फोकसिंग ऑन प्राइस, टर्म्स एंड एक्सपीरियंस। उसके बेसिस वो डिसीजन लेता है मुझे लेना है या नहीं लेना। कंज्यूमर का होता है एक्सपीरियंस इज द प्रोडक्ट, फोकस ऑन यूजेबिलिटी, फीचर एंड परफॉर्मेंस। तो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे लेना है या नहीं लेना, प्राइस के बेसिस पे, यार प्राइस ठीक लग रहा है ले लेते हैं। जैसे घर वाले बोलते हैं कि तूने इसको पाना तो है नहीं, लेके रख लेना है। ठीक है ना, कई बार सुना होगा तेरे यूज में तो है नहीं, फिर भी तू ले जा रहा है इसको। पहले भी तो तेरे पास घर में पड़ा, तूने एक और ले लिया। जो ये चाह रही है, ये कौन है, ये यूजर नहीं है, हम लोग कौन है, बायर्स। मार्केट में आपको बायर्स ही मिलेंगे ज्यादा। बायर्स वो हैं जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदना है, एक्सपीरियंस के लिए खरीदना है। अब आप बड़े बॉस लेविश 5 स्टार में जाके खाना खाना पसंद क्यों करते हो, एक्सपीरियंस के लिए। क्या वो चीज बाहर सस्ती नहीं मिलेगी, बिल्कुल पता मिलेगी। वही नॉनवेज जो 4 पीस देगा नीचे पूरे वो उतने में तो पार्टी दे देगा वो कुरैशी।
जामा मस्जिद वाला हो गया, तो मैं तो नहला दूंगा 5,000 रुपये में आपको। आप हमारे 5,000 रुपये में 2 पीस का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो। द पॉइंट ओवर हियर इज कि हम लोग उसमें बायर है, हम एक्सपीरियंस बाय कर रहे हैं। मेरे को किसी ने बताया था कि गुड़गांव में डक मिलती है, मैं डक का बहुत बड़ा फैन हूं, उसके लिए मुझे वियतनाम जाना पड़ा। तो मैंने कहा बस ठीक है भाई, हयात में मिलती है तो हयात ही जाएंगे, हयात चले गए। जिसने उसे रेट देखा ना उसका, मैं कहा छोड़ यार, वियतनाम जाके खा लूंगा, और थोड़ा सा डालूंगा तो टिकट आ जाएगी लिटरली, और थोड़े से पैसे डालूंगा ना तो टिकट आ जाएगी। वो मुझे एक प्लेट में वो 4 पीस और वो एक छोटी वाली टॉर्टिला रोटी सी कोई दे रहा था टैको बना के खाने के लिए, ऐसी कोई डिश थी। इट वॉज वेरी फेमस और वो बहुत टेस्टी थी, मतलब आप गए थे तो खाई। बट द पॉइंट वॉज कि, और जब मैं वहां गया वियतनाम, वहां तो भाई साहब ऐसे 400 रुपये में ऐसे मिल रही है जैसे नाश्ता हो सुबह का, इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज 400 की बात कर रहा हूँ। दैट वॉज डैम चीप ओवर देयर, बिकॉज वहां का वो प्रोडक्ट, वहां पे उसकी सेल है, हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो सिर्फ हयात ही देता है और कोई देता ही नहीं है। बट बहुत टेस्टी थी, आई वॉज इम्प्रेस्ड। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे कौन था, बायर, क्योंकि मुझे क्या लेना था, एक्सपीरियंस। मेरा क्या यूजेबिलिटी, फीचर, परफॉर्मेंस पे कोई मेरे को लेना देना नहीं था उससे, कैसा है मेरे को था एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है यार, खाली एक बार ही खानी है, पता चल गया कैसी हो, कभी जाना पड़ा तो चले जाएंगे। तो कस्टमर इज बायर एंड कंज्यूमर इज द यूजर। तो कंज्यूमर है जो यूज करता है उसको, वो उसको लेगा फीचर के बेसिस। अब जब आप लैपटॉप ले रहे होते तो कोई बंदा कहता है इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं भाई, आप लुक पे नहीं जाते। डेल के जब लैपटॉप पहले आते थे तो वो बहुत मोटे मोटे आते थे, उसकी ये प्रॉब्लम थी, वो कहता था यार मुझे बहुत मोटा लैपटॉप आता है, लेकिन उसके फीचर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसकी वारंटी लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए डेल बिकता था। फिर डेल वालों को नीड भी समझ आ गई कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं बिक रहा कि हम बहुत मोटे बना रहे हैं, आजकल वो भी शुरू हो गए, उल्टे सीधे कर लो, पतले कर लो, सब कुछ कर लो, वो भी आगे उस रेंज में, तो उन्होंने समझ लिया। लेकिन तो एक बार पॉइंट था, तो उसको यूजर्स लेते थे, उसको मैंने कभी भी बायर्स को लेते हुए नहीं देखा। डेल को दे वर द यूजर, जिनका प्रेफरेंस होता था फीचर। ठीक है, चलो जी, भाई मैंने ये लिया, ये वाला प्रोडक्ट, ये जो भाई साहब लिए मैंने, इसमें जो पैसे फुटे, मैं बायर था या यूजर था? यूजर, क्योंकि मेरे को ये फीचर चाहिए था। ठीक है, वैसे तो मैं बायर भी था, बायर भी तो था, प्राइस तो मैटर करा था मेरे लिए। पर ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, मतलब मैं गलत नहीं कर। तीसरा क्या है जी, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब इसके ड्राइवर समझ, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या आता है, 3 चीजें आती है, कौन कौन सी? ब्रांडिंग करना, मतलब ब्रांडिंग का मतलब है क्राफ्टिंग ए यूनिक आइडेंटिटी एंड प्रॉमिस टू बिल्ड लॉयल्टी। ब्रांड करके देना, मतलब ब्रांड है जो आपका, वो बोलता है खुद से, तो मतलब ऐसी यूनिक आइडेंटिटी बनाना और प्रॉमिस करना कि ये ब्रांड है, मतलब लॉयल्टी को साबित कर रहा है। चलो फिर दूसरा क्या आ गया, पैकेजिंग, अ क्रिटिकल मार्केटिंग टूल कन्वेइंग ब्रांड इमेज एंड इन्फ्लुएंसिंग परचेज। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग पैकेजिंग क्या करती है, हेल्प करती है परचेज में, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है। मतलब कभी कभी आपका प्रोडक्ट का आप लोग ये बोलते हैं कि यार पैकेजिंग इतनी बढ़िया थी ना इस प्रोडक्ट की, मजा आ गया देख। ठीक है, तो पैकेजिंग कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर देती है वो दोबारा ऑर्डर करने के लिए, तो पैकेजिंग के ऊपर रोल बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद लास्ट के आगे फीचर, फीचर में क्या है कि ये इन्हीं दो ही है वैसे यहाँ पे, प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। फीचर्स क्या है, डिजाइनिंग फंक्शंस दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिव एज। तो अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, पैकेजिंग भी अच्छी होगी, तो आपको कॉम्पिटिटिव एज भी मिल जाएगा, ये भी इसमें हेल्प करती है। तो ये क्या है हमारा स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो पहले नंबर, ये टॉपिक पूरा का पूरा नहीं आएगा, समझना सिर्फ क्या है कि कौन कौन से की ड्राइवर्स होते हैं जो कस्टमर और प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो कस्टमर में हमने पढ़ा कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, फिर हमने पढ़ा कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है, कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है यहाँ से। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्ट के लिए, ये भी पढ़ लिया। और लास्ट में क्या आया हमारा, डाइवर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये है टॉपिक फॉर द एमसीक्यूज, मार्क करेंगे इसको, ये अगले पेज पे पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। These are so many marketing strategies, जिसे डाइवर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में है। और इसके ऊपर एमसीक्यू बनाना सबसे आसान काम है, क्योंकि हर में कोई छोटा छोटा सा चेंज है। मैंने यहाँ पे 4 लिखी है, ये समझा देता हूँ, बाकी आप लोगों को सिर्फ रीड करनी है, एक बार रीड करके जाना है। पर हाँ, एमसीक्यू आने के पूरे पूरे चांस है। जैसे क्या होता है सर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, बहुत तरह की होती है, और बिल्कुल हर बिजनेस की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप जितनी मर्जी अच्छी करो, जितना ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो लगाओ, डिपेंड्स अपॉन यू। तो कौन कौन सी होती है, सोशल मीडिया, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? सोशल मीडिया के यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करोगे, अवेयर करोगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिट करोगे, वो मिल जाएगा। फिर दूसरा, एक कौन सी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, क्या है ये? एनहांसिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस विद डिजिटल ओवरलेस। वीआर आया था, आया था कि नहीं आया था?
मतलब आजकल आर्किटेक्ट यूज कर रहे हैं कि सर आप इसको पाके बस यहाँ पे चलिए, आप अपने घर में चलता हुआ दिख जाओगे आप पूरे के पूरे, ये आपकी वॉल आ गई, ये आपका बेड आ गया, ये आपका वो आ गया, ठीक है ना। तो जो ये है, तो ये कौन सी थी, ऑगमेंटेड रियलिटी। फिर तीसरी आ गई डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू, एसएमएल के थ्रू, जो पहले यूज होती थी। डायरेक्ट मार्केटिंग करना, डायरेक्टली ईमेल मैसेज में आप आजकल मार्केटिंग करते हैं, मैसेज आ रहा है आपके पास, हम ये प्रोडक्ट पे सेल है, इस प्रोडक्ट पे ये कर लो, वो कौन सी होगी, डायरेक्ट मार्केटिंग। फिर क्या आएगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग, बिल्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी थ्रू कंसिस्टेंट वैल्यू एंड सर्विस। मतलब आप रिलेशनशिप बनाते हो, पहले अपना प्रोडक्ट बेचते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज जो आप करते हो उससे क्या बनता है, रिलेशनशिप बनता है। तो वो रिलेशनशिप मार्केटिंग आ गई, जिसमें आप लॉन्ग टर्म लॉयल्टी की बात करते हो कि लॉन्ग टर्म हम आपके साथ है सर, कंस्टेंट वैल्यू देंगे, सर्विस देंगे। जैसे कोई लोग होते हैं जो पूरा ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बहुत एरियाज में ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, आप पूरा ईयरली उसको लेते हो, तो ईयरली वो लेने का मतलब वो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिलेशनशिप है। और कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता ही नहीं है, ऐसा क्या नहीं है कि ऑफिस और नहीं बनाते, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा भी ऑफिस आते हैं, लेकिन हम तो किसको प्रेफर करते हैं, आप लोग के सबके लैपटॉप में कौन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ही होगा, बिकॉज वो क्या करता है, कंसिस्टेंट वैल्यू एंड सर्विस दे रहा है, तो आपने उसके साथ रिलेशन बना लिया। तो ऐसे ही बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे कुछ कुछ ले ली, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड डायरेक्ट आ गई, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग आ गई, प्लेस के ऊपर, प्लेस मार्केटिंग, कौन कौन सी एक्टिविटीज है टुवर्ड द पर्टिकुलर प्लेस पे आप जो करते हो, एनलाइटेड मार्केटिंग होगी, जैसे मॉल्स में मार्केटिंग करते हैं प्लेस मार्केटिंग बोलते हैं, सर्विसेज मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड और डीमार्केटिंग। तो ये सारी की सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हैं, जिसको आप लोगों को मतलब कोई भी आप यूज करके जो भी आपको अपने बिजनेस के लिए फिट लगती है आप लोग कर सकते हैं। इसको सिर्फ रीड देना है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ बिल्कुल बेसिक है, किसको तुम्हें लगता है समझ नहीं आएगा तो हम फिर भी कोई लोग रैंडम ले लेते हैं, चलो कौन सी पढ़े, कंसंट्रेटेड पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट्स। तो बेसिकली क्या, कंसंट्रेटेड मतलब आप किसी भी कंसंट्रेटेड वाले एरिया को पे मार्केटिंग करना चाहते हो, मतलब बहुत बड़े एरियाज में से आप नीश मार्केटिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज की, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड हो आप किसी चीज को लेके, मतलब फरारी है बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, कोई दो प्रोडक्ट को लेके बस मार्केटिंग कर रही है, बाकी ज्यादा नहीं जा रही। डीमार्केटिंग क्या होता है, डीमार्केटिंग होता है कि मार्केट को खत्म करना, इट रिड्यूसेस मार्केट स्ट्रेटजी टू रिड्यूस डिमांड टेम्परेरी और परमानेंटली। कभी कभी आप क्या करते हो, अपनी मार्केट को एकदम से अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल लिस्ट करना बंद कर देते हो, लोगों को सवाल पूछने का मौका देते हो, यार वो भी तो एक प्रोडक्ट आता था कहां गया, ठीक है ना। तो वो डीमार्केटिंग होती है। कभी कभी आपने बहुत क्यूरोसिटी जगाई और एकदम से ठंडे हो गए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज, ये स्ट्रेटेजी भी होती है, ये स्ट्रेटेजी रिलेशनशिप में बहुत यूज होती है, पहले बहुत ज्यादा 2-3 महीने बात करी बढ़िया तरीके से, फिर गायब हो गई, तो कौन सी होती है वो, डीमार्केटिंग। पूछना पड़ जाता है सामने वाले को, भाई जिंदा है, तो वो क्या है, हमारी डीमार्केटिंग। क्लियर, पीपल पर्सन, लोगों को आपने देखा होगा आजकल ऐसे कुछ पाके रखते हुए कि पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, कि लोग खुद की मार्केटिंग करते हैं, मतलब अगर अपने ब्रांड की करनी है या अपने बारे में करनी है तो इन्फ्लुएंसर्स खुद की मार्केटिंग बहुत करते हैं इस तरीके से। तो वो कौन सी है आजकल, पर्सन मार्केटिंग है, जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, दैट इज अ पर्सन मार्केटिंग। तो बस रीड करना है, एक एक वर्ड से आपको आइडिया लग जाएगा, पेपर में भी आइडिया लग जाएगा, बट हाँ नाम एक बार आंखों के आगे से निकाल लेना, यू जस्ट नो द नेम्स ऑफ इट, ठीक है। पेपर में वो लाइन बता देगी कौन सी मार्केट है, बस नाम पता होना चाहिए। जैसे आएगा नीश मार्केट, तो आपको पता चल जाएगा कंसंट्रेटेड की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया होगा तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आता नहीं होगा। क्लियर, अभी नहीं छोड़ रहा, टेंशन ना दो, पढ़ना है अभी। चलो चलो चलो, एक पे जाओ। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में अगले पे चलते हैं, चैनल। एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, कौन से में बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर था जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, पटाक से आंसर आना चाहिए था वैसे। 3 ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर हैं, कौन कौन से, कोर कॉम्पिटेंसी, जाओ आके देखो दोबारा, गुस्सा मत चढ़ाओ मुझे। इंटरनल कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल में क्या लिखा है, लाइन पढ़ो अंदर, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन को डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। सप्लाई चेन और क्या होती है, सप्लाई चेन फ्रॉम द बायर टू द, फ्रॉम द सेलर टू द बायर, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो सप्लाई चेन के अंदर क्या यूज होंगे, चैनल्स। तो पूरा का पूरा ये पेज किसको डेडिकेटेड है, वो थर्ड वाले को, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल हमने पढ़ा, ऑपरेशनल एक्सीलेंस। कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैसे होगी, तो वो तभी होगी जब आप बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर तक पहुंचा पाओगे। तो मतलब वो जो मैंने बताया था, पूरा का पूरा ऑपरेशन से लेके
आफ्टर सेल सर्विसेज तक की जो सारी की सारी ऑफरिंग्स है वो भी आपको कैसे करनी है, उसके स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या है, वो कैसे काम हो। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक ड्राइवर का मतलब है कि काम होगा कैसे, कस्टमर को कैसे समझे वो समझ लिया, कौन कौन से ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे होती है वो समझ लिया, कैसे हमें हमारे बिजनेस को हम कौन से कंपटीटर के अगेंस्ट खड़े हैं कैसे, तो वो स्ट्रेटेजिक मैपिंग टूल से समझ लिया, मैप करके देख लिया। ये सारे ड्राइवर्स का मतलब है कि ये ड्राइवर्स आपको बता रहे हैं कि इसको समझना कैसे है। अब आता है कि सर्टेन ड्राइवर चैनल, अब इसको समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस कैसे चलता है। तो पहले पूछ रहे थे सर टाइप्स ऑफ चैनल कौन कौन से होते हैं, इजी रहेगा आगे पढ़ना। सर 3 चैनल होते हैं, कौन कौन से, सेल्स चैनल्स, प्रोडक्ट चैनल्स और सर्विस चैनल। तो सेल करनी है, हाउ कस्टमर कंप्लीट अ परचेज, एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर्स, रिटेल, सेल्स एजेंट। तो आपने सेल का आपका चैनल क्या है, क्या आप ऑनलाइन सामान भेजोगे या आपने अपना डिलीवरी वाला बंदा रख रखा है, जैसे डोमिनोज है वो कहते हैं मेरी डिलीवरी खुद आएगी, आप चाहे कहीं से भी ऑर्डर करो, खुद का आता है उनका बंदा करने के लिए। जोमेटो पे बंदे जोमेटो वाले ऑफर कर रहे हैं आपको। तो बेसिकली आपका सेल का चैनल क्या है कि आप जो कस्टमर कंप्लीट करेगा परचेज उसमें आप जो ऑफर करने वाले हो क्या चैनल, वो कौन सा होगा, सेल चैनल। आप रिटेल स्टोर से खुद भेजेंगे, ऑनलाइन स्टोर से भेजेंगे या सेल्स का एजेंट जाएगा। फिर क्या है, प्रोडक्ट चैनल, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स, आप जो जो प्रोडक्ट होगा उसकी फिजिकल मूवमेंट कैसे रहेगी, सप्लाई चेन करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, वेयर हाउस का यूज करोगे, किस तरीके से करने वाले हो, ये क्या होता है प्रोडक्ट का चैनल की फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स कैसे हैंडल होगी। तो सेल चैनल में क्या आ गया, सेल चैनल में क्या आया, मीडियम। ये मीडियम क्या है सेल का, ऑनलाइन स्टोर से जा रही है, रिटेल से जा रही है, सेल एजेंट से जा रही है। प्रोडक्ट चैनल, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स किस तरीके से होगी, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, वेयर हाउसिंग में रखोगे या डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाएगी या कहीं से प्रोडक्ट पहले किसी के पास जाएगा वहां से शेयर होगा। तो पूरा प्रोडक्ट चैनल समझना पड़ेगा। वो आपके आपके प्रोडक्ट के ऊपर है कि आप डील क्या कर रहे हो। आप हो सकते हैं सर बोलो सर स्टार्ट में मेरे पास सर पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगाने का, मैं अपने घर में मैंने अपना जो मेरे पास एक रूम है मेरा उसी में प्रोडक्ट पड़ा रहता है, शेरवानी का बिजनेस देखो 35 से 35 में जाना, 35 में पूरा के पूरे घर में ऊपर 3 स्टोर्स पे सिर्फ शेरवानीज या रेंटल्स। तो उसने अपने वो सिर्फ अपने घर से, तो उसका कोई क्या उसका सप्लाई चेन क्या है, वहीं पे आके लेना है या फिर वो ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे आपको। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं लगा रखा, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, वही लड़की 10 साल से काम कर रही है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपकी मार्केटिंग टेक्निक पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो उसका सेल चैनल क्या है, वो ऑनलाइन स्टोर की तरह काम कर रही है। क्या आप मेरे को गूगल पे फोन करना, आपको पसंद कर लो, मेरे स्टोर पे आके पसंद करना है पसंद करो, नहीं पसंद करना ऑनलाइन फोटो से चेक कर लो, जो पसंद है ऑर्डर कर दो, मैं आपको भेज दूंगी। दूसरा प्रोडक्ट चैनल, क्या वो भेजेगी कैसे, फिजिकल मूवमेंट कैसे होगी उनकी, वो ट्रांसपोर्ट करवाएगी, वेयर हाउसिंग में रखा जाएगा या पूरी की पूरी सप्लाई चेन बनी हुई है उसकी कि वो प्रोडक्ट पहले ऐसे आता है। डीटीसीसी, डीटीसीसी क्या है, सप्लाई चेन का पार्ट है। कोई प्रोडक्ट आपका किसी और शहर से आता है पहले वो आपको बता देगा सर आपके वाले पहले डीटीसीसी पे आएगा, वहां से आपका कोई लोकल वेंडर उठाएगा वो आपको डिलीवर करेगा। ठीक है, तो वो पूरी सप्लाई चेन बन रखी है उनकी, वैसे आएगा या डायरेक्ट आएगा। फिर आगे सर्विस चैनल्स, हाउ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स आर डिलीवर्ड। अब वो भी तो बात होती है ना, सर्विसेज कैसे दी जाएंगी। कोई को तो होता है सर एजेंट है, आप फोन करोगे एजेंट आपके पास आके लगा जाएगा, जैसे एसी की सर्विसेज होगी। ठीक है, तो वो हो गया कॉल सेंटर्स, एप्स, फील्ड टेक्नीशियंस। तो फील्ड टेक्नीशियंस कौन से होते हैं, एसी वगैरह वाले सारे क्या है, फील्ड टेक्नीशियंस है। तो सर्विसेज कैसे होंगी, तो बेसिकली एक प्रोडक्ट को मैंने एज अ सेलर कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके पीछे मेरे को 3 चीजें हैंडल करनी है। पहले तो प्रोडक्ट पहुंचाना, सेल, राइट, कि मेरी सेल कैसे होगी, सेल आ गई उसके बाद उस प्रोडक्ट को उसे डिलीवर करना एक्चुअली में, और तीसरे नंबर पे उसकी सर्विसेज को आफ्टर सेल जो हमने पढ़ा था। तो बेसिकली कहां से कहां तक वैल्यू चेन लग रही है यहाँ, कहां से कहां तक की वैल्यू चेन एनालिसिस लग रहा है यहाँ पे। ऑपरेशंस के बाद से शुरू होगा, ऑपरेशंस में वो प्रोडक्ट बनेगा मेरा जिसको मुझे सेल करना है, और वहां से लेके सर्विसेज तक का। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटीज का सिर्फ इनबाउंड को अगर मैं छोड़ दूं तो पूरा का पूरा पार्ट कैसे चलता है वो मुझे उसके स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। क्लियर है, यही पढ़ा था वहां पे। सर रोल क्या होता है, सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर द क्रिटिकल पाथवेज दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मतलब जो बनाता है और जो कंज्यूम करता है उनके बीच का गैप कम करने के लिए हमने क्या बना रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बना रखे हैं। इंश्योरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी में। मतलब आपके पास वो चीज जब आपको चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए आपके पास पहुंच जाएगी। देयर एफिशिएंसी इन द लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग एंड fulfillment directly impacts the cost, customer सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल मार्केट एक्सेस। तो कहीं ना कहीं क्या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ऐड करी जाती है प्रोडक्ट के अंदर। यस, भेजने का खर्चा आप लोगे अपने प्रोडक्ट का, लोगे, क्या उससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पूरी होती है। आजकल तो खुश है, जोमेटो से घर पे ऑर्डर आ जाता है तो हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही पूरी हो जाती है कि मेरे को बैठे बैठे मिल रहा है। एंड ओवरऑल मार्केट एक्सेस में भी वो क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एलटी का ब्रांड इस पे चल रहा है, लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी सुना है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी इंडिया की यार, शेयर्स हैं उसके अच्छे, ऐसे मत बोलो। बड़ी कंपनीज के बारे में तो एटलीस्ट रखो, रिलायंस ही सुना है क्या बस हम सब ने, थोड़ा बाहर आओ उससे, और भी अच्छी कंपनीज हैं।
ठीक है ना। एल एंड टी लार्सन टर्बो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के सारे लॉजिस्टिक हैंडल करते थे, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, इतने बड़े बड़े पुल्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, इसका सामान कैसे आता होगा? तो सरकार किसको काम देती है? एल एंड टी को। जैसे एल एंड टी में मार्केट ऑर्डर आते थे ब्रिजेस का शेयर बढ़ जाता है। तुम्हें एल एंड टी नहीं पता होगा तो तुम्हें ऑर्डर पता भी लग गया तो भी तुम पैसे नहीं लगाओगे उसमें जाके, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट हमारी कौन है? एल एंड टी लार्सन एंड टर्बो। तो वो हमारी लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उनके पास सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है। अंबानी का पूरा जो उन्होंने पूरा सेट करा था, ये जो उसने ग्रीन फील्ड वाला प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें पूरा का पूरा जितना भी लॉजिस्टिक्स था सब एल एंड टी ने किया था। तो एल एंड टी ट्रांसफर आपकी एक जगह से, आपने कुछ लगाना है तो एक जगह से सामान दूसरी जगह पे जाएगा ना सर, ये वो सब कुछ, तो वो सारा का सारा करने का काम कौन करती है? एल एंड टी करती है। दे प्रोवाइड यू ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। फिर आता है सर इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आता है कि जो हमारे ड्राइविंग चैनल्स हैं, मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, अगर मैं इसको अच्छा कर लेता हूं तो ये मेरा कैसे इम्पैक्ट करता है मेरे को कॉम्पिटिटिव। तो मैंने क्या बोला था, हर टॉपिक घूम फिर के कहां आता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं आ रहा, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो इम्पैक्ट क्या रहेगा? रोबस्ट चैनल्स एक्सपैंड मार्केट रीच। जब आप अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने पास रखते हो तो आपको एक मार्केट रीच मिल जाती है, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा चैनल है। एल एंड टी की बात करें, मार्केट रीच इतनी है कि अंबानी को कहीं पे भी कुछ भी चाहिए, एल एंड टी बोलते हैं सर मैं पहुंचा दूंगा, आप मुझे बताओ आपको चाहिए क्या। वो कहता है भाई उसके बीच में 4 नदियां भी आएंगी, वो कहते हैं सर टेंशन ना लो, मेरे जहाज भी खड़े हैं, आप मुझे बताओ आपको चाहिए क्या, आपको कहां चाहिए और क्या चाहिए, बस प्रोडक्ट कहां से उठाना है और कहां डिलीवर करना है, ये मेरी एटिक है। वो उसकी एटिक ले रखी है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करा मेरे हाथ में है, मुझे बताओ। एयर से पहुंचाना है एयर से आएगा, जहाजों से जाना है वहां से आएगा, टायर के बंदे को लेकर आना पीछे पीठ पे डाल के मैं वो भी करवाऊंगा। आप मुझे बताओ क्या चाहिए आपको, तो उसका काम है। ताकि उसकी क्या बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रहा है अपनी मार्केट रीच को, एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटर। और वो बिल्कुल डिफरेंशिएटर है। वो और कोई बंदा कहता है सर नहीं सर मैं इसी लिमिटेड जगह तक पहुंचा सकता हूँ माल, इससे ऊपर नहीं। लेकिन दूसरे वाला आता है वो कहता है सर मैं कहीं भी पहुंचा सकता हूँ, आप नाम लेकर देखो। तो वो क्या बनता है, आपको डिफरेंशिएट करता है। और सुपीरियर चैनल डिजाइन ऑफर्स यूनिक डिलीवरी एक्सपीरियंस। अब जितना अच्छा चैनल होगा उतनी बढ़िया डिलीवरी एक्सपीरियंस होगा, फास्टर फुलफिलमेंट होगी एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट। डेफिनेटली इतना बड़ा चैनल होगा तो उसके पास हर एरियाज में लोग होंगे, हर एरियाज में उसने टाई अप्स कर रखे होंगे आगे आगे कि भाई ये यहाँ तक लेके आएगा सामान, यहाँ से रीलोड हो गया, ऑफलोड होगा, फिर लोड होगा, आगे जाएगा। तो उसके चक्कर में उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो रही है, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एज दैट इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ करता है ब्रांड की लॉयल्टी को। तो एंड ऑफ द डे क्या कॉम्पिटिटिव एज मिलती है मुझे? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने से। यस, कैसे मिलती है, कैसे हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? मेरी मार्केट रीच बढ़ाता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करता है, फास्टर फुलफिल करता है सर्विसेज को, और एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर करता है, यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जिससे मेरी ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ जाती है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये मैंने वर्ड लिखे, इतने लिखाना है, एनहांस एक्सपीरियंस, वाइडर मार्केट फुटप्रिंट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इतने 3 वर्ड ही पढ़ने हैं तुम्हें सिर्फ। क्लियर? ठीक है, ऊपर बस इतना ही पढ़ना था कि मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी देते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। 3 वर्ड में जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये तुम्हारे को 1.5 दिन में बस इतना ही पढ़ना है, आंसर अपने आप बन जाएगा। बस इतना पढ़ोगे खत्म है, इतने वर्ड लिखोगे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? बैरियर्स टू एंट्री लास्ट। चलो अब आता है कि इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल होगा तो उसमें भी बैरियर्स टू एंट्री हो सकता है। बैरियर्स टू एंट्री तो कहीं भी हो सकता है, कोई नया बिजनेस एंटर करना चाहता है तो उसके क्या बैरियर्स है, यहीं से पढ़ लो। नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी, पहले तो आपको इतना बड़ा नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा कि हर शहर में आपका बंदा पहुंचाने लायक हो। अब क्या एक बंदे को ट्रक में बिठा दो भाई जा बेंगलोर छोड़ गया, तो सोचो कितना दूर है। ऐसा नहीं जाते, नहीं लोग डायरेक्ट भी जाते हैं। बट अगर आपका नेटवर्क होगा कि यहाँ से हाफ वे में कोई करेगा, वहां से ऑफलोड होकर दूसरे में लोड होकर कहीं और चला जाएगा, तो बेटर हो जाएगा। तो नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी आपके बहुत बड़ा बैरियर है, इसकी वजह से आप नहीं घुस सकते इस बिजनेस में। पहले आपको अपना नेटवर्क इतना अच्छा करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में स्टेप इन कर पाओ। फिर रिलेशनशिप एडवांटेज। अब इसमें क्या होता है, आपके अच्छे रिलेशनशिप होंगे बड़े बड़े टाइप्स के लोगों के साथ, तो आपको इजीली काम मिल जाएगा लॉजिस्टिक्स का। वरना आपने इतने सोचो 10 रेंटल ट्रक खड़े कर लिए लॉजिस्टिक्स के बिजनेस के लिए, लग एक नहीं रहा, क्योंकि रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई आपसे रह नहीं रहा। तो आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। तो इसीलिए जो है टाइल्स वाले लोग हैं, इन्होंने क्या कर रखे है, ट्रक वालों ने टाइलों वालों के साथ में, जितने भी ये पत्थर सर्व करते हैं इनके साथ में टाई अप्स कर रखे हैं, रिलेशनशिप बना रखे हैं कि सर आपका टाइल का ऑर्डर किसी भी अलग सिटी में जाना होगा तो मेरा ट्रक यूज करवा लेना, मेरा बंदा आ जाएगा, मेरा बंदा इतने पैसे लेगा, डिलीवर कर देगा, पेट्रोल प्लस वट एवर द चार्ज ऑफ द पर्सन प्लस जो भी हमारी रेंटल सर्विसेज है उसके बेसिस पर मैं अमाउंट आपको बता देंगे। आपने तो कस्टमर से चार्ज करके देनी है हमें। ठीक है, तो हमारे रिलेशनशिप होने चाहिए। और तीसरा हाई कैपिटल कॉस्ट। क्या हाई कैपिटल कॉस्ट वाला बिजनेस है लॉजिस्टिक्स का सेटअप बनाना?
आपको बहुत सारा कुछ चाहिए, ट्रक भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, लोग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या हो जाता है, हाई कैपिटल कॉस्ट है। यही 3 रीजन की वजह से क्या है, बैरियर्स हो जाते हैं। इस बिजनेस में एंटर करना इतना आसान नहीं है, इस बिजनेस में एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए डीप रूटेड पार्टनर रिलेशनशिप, देखो पार्टनर का रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई होनी चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना चाहिए। तो ये सब कुछ डिफिकल्ट कर देता है किसी भी न्यू कमर को इस बिजनेस में आना। इसलिए एल को मार्केट का मोनोपोली मार्केट, उसको मोनोपोली कंपनी बोली जाती है। वो मोनोपोली है ही इसलिए, उस लेवल जितना बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हर कंट्री से लेके हर जगह पे बैठा है। तो इसलिए एल वन ऑफ द सेफेस्ट शेयर है लॉजिस्टिक्स वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसका कोई मोनोपोली आने नहीं वाला, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मानी मानी का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, एल विल गो ऑन। ठीक है ना। तो इसलिए यही आपके यहाँ पे, ये आपके मतलब उसमें लगे हुए हैं सारांश वाले जो हमारे चार्ट्स आते हैं। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर चैनल्स, लेक्मे, बोट और कोका कोला, 3 एग्जांपल्स हैं उसके। चलो एग्जांपल समझते हैं जल्दी। लेक्मे की बात करते हैं। सेल्स इज प्रोडक्ट दिया, रिटेल्स, लेक्मे के स्टोर्स हैं। अगर लेक्मे के जो सैलून्स भी बने हुए हैं, उनके स्टोर्स भी बने हुए हैं, वहां पे जाके लेक्मे ले सकते हैं। इमीडिएट स्टोर लाइक नाइका हो गया, वेस्ट साइड हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, यहाँ से आपको नाइका का प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये उनका क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, इनके रिटेल स्टोर्स एज वेल एज ऑनलाइन मोड, अमेजोन वगैरह पे जाके भी आप लेक्मे खरीद सकते हो। यस नो, नाइका ऑनलाइन एंड इट्स ओन वेबसाइट। तो लेक्मे के अगर अपने प्रोडक्ट लेने हैं तो आपके पास रिटेल स्टोर भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। फिर आता है बोट के हेडफोन्स, हमारे छोटे भाई, ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन विया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। आप बोर्ड का कोई शोरूम देखो कहां पे है, किसने देखा है, किसने रखा हुआ है, तो फेक रखा हुआ होगा, मतलब जो उसकी कॉपी प्रोडक्ट्स आते हैं वो मिल जाएंगे आपको स्टोर्स पे, लेकिन आपको बोर्ड का अपना शोरूम नहीं मिलेगा कहीं पे, क्योंकि यही नहीं, उनका काम क्या है, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न वो कह रहा भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा, जिसने खरीदना होगा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेगा, हम भेज देंगे। उनके आपको ऐसे चैनल मिलेंगे जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हब है। जैसे वेंडर आप सर्च करते हैं अमेज़न पे, तो वो दिखा देगा दिल्ली में मिलेगा, पर वो दिल्ली में स्टोर नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन हब होगा उनका, जहां से सारा सामान जाता है। ठीक है ना, तो वो मिल जाएगा। फिर क्या आया, कोका कोला, क्या रिटेल शॉप से मिलती है, किसी भी दुकान में चले जाओ, ईस्ट टाउन एज वेल एज ऑनलाइन मोड भी है, टर्म्स ऑफ ब्लिंकिट वगैरह पे कहीं से भी अगर आपने लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। तो ये सारे क्या है इनके distribution channel. Channels are the distribution system by which an organization distributed product or provided services. तो कैसे प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, ये 3 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स हमारी बुक में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि तुम्हारे को समझना आसान रहे। तो लेक्मे ऑनलाइन स्टोर से भी करता है, ऑनलाइन भी करता है, कोका कोला भी नॉर्मल स्टोर से करता है, ऑनलाइन करता है, और हेडफोन सिर्फ किससे करता है, ऑनलाइन करता है। An efficient and reliable channel ensures that product moves seamlessly from the manufacturer to the फाइनल कंज्यूमर, फॉर्मिंग अ क्रिटिकल लिंक इन द वैल्यू चेन। तो मैन्युफैक्चर से लेके, लिख लो इक्वल्स टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके नीचे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, मैन्युफैक्चर से सामान उठा के फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है। क्लियर। ठीक है जी, और तो तुम्हारे पढ़ने लायक तुम लग नहीं रहे मुझे। हम काफी स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे डिले होगा, मुझे तो कुछ नहीं है। टेस्ट करना है तुम लोगों ने, जाना नहीं है। 15 मिनट, 4 बजे खत्म हो जाएगा। लिखने वाला खोले जल्दी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ टेस्ट की, आप लोग भी देंगे, कोई देखेगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलता, उसके बाद देख सकते हो। ऑनलाइन वाले एक बार बता दो सारे, सबको समझ आ गया, अभी का टॉपिक फिनिश है, वी ऑल गुड, यस यस, आगे क्लियर है, गुड। टेस्ट के लिए रेडी है, टेस्ट के लिए रेडी है हम ऑनलाइन। कीर्तन, भूमि, अंजलि, मीतू, क्रिश, गुड। चलो, हाँ शीट सबमिट भी कर सकते हो, करना चाहो। तुम्हें कुछ आता होगा, तुम लिखोगे तभी तो शीट दोगे। मैं टेंशन वाला काम नहीं करता, मैं क्वेश्चन ही ऐसा बनाता हूँ कि मेरे पास आओ ही ना तुम लोग।
तुम कहीं भी लिख लो, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। डोंट वरी, जस्ट डू इट, द पर्पस इज कि हमें करना है, बाकी सब मैं हैंडल करूंगा। चलिए जी, चलो मैं नीचे कर दूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज रीड केयरफुल।